पार्ट 1 चैप्टर 1 एक शाम। गुड मॉर्निंग जान। फोन से एक लड़के की मैग्नेटिक सॉफ्ट आवाज आए। एक लड़की जो कि बेड पर सो रही थी। नींद में ही उसने फोन की रिंगटोन सुन बिना देखे ही फोन उठा लिया था। उसकी कानों में जैसे ही उस लड़के की मैग्नेटिक आवाज पड़ी वो झट से बेड से उठते हुए बोली, कुणाल तुम इंडिया आ गए। ये है कुणाल दीक्षित मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के एमडी, जो इंडिया आते ही अपनी जान को फोन कर रहा था। जी हाँ मेरी जान में आ गया, पर तुम तो घोड़े बेच सो रही हो मुझे पिक करने की जगह। कुणाल उस लड़की को परेशान करता हुआ बोला। ये सुन वो लड़की जल्दी से बेड से कूदते हुए बोली, अरे नहीं मैं अभी आती हूँ तुम वहीं रुकना। अरे बाबा अब आना नहीं होगा, डोर ओपन करो, मैं कब से बेल बजाते बजाते थक गया यार। कुणाल थकी हुई आवाज बनाते हुए बोला। ये सुन वह लड़की जल्दी से दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर डोर ओपन करती है। डोर ओपन होते ही उसके सामने वह एक चेहरा था जिसे वह अपनी पूरी दुनिया मानती थी। उम्र 24 साल, हाइट 5.10 इंच, साबला रंग, काली आंखें, पतली होंठ, काले घने बाल, ब्लू जीन्स और लाइट पिंक शर्ट में कुणाल खड़ा था। कुणाल भी सामने खड़ी लड़की को देखते ही गले लगता हुआ बोला, प्रिशा ओ मेरी जान आई मिस यू यार। ये है प्रिशा जिसकी दुनिया कुणाल से शुरू कुणाल पर खत्म होती है। उसका कोई और नहीं है। 4 साल पहले एक एक्सीडेंट के बाद से वह अपना यादाश्त खो बैठी थी। जिससे कुछ 10 साल की मेमोरी उसके जेहन से मिट चुकी थी। उसे सिर्फ अपन दोस्त याद था और उसकी दोस्ती भी वह दोस्त और कोई नहीं कुणाल था। कुणाल से उसकी दोस्ती वह जब 4 साल की थी तब हुई थी। प्रिशा मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मालिक अर्जुन मेहरा की इकलौती बेटी थी। जिनकी बिजनेस की दुनिया में काफी नाम था। और कुणाल उसके पापा की असिस्टेंट का बेटा था। दोनों की मुलाकात ऑफिस में ही हुई थी। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। प्रिशा की मॉम डैड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से कुणाल के पापा ने ही उस कंपनी को संभाला था। और अब कुणाल उस कंपनी को चलाता है। ऐसा नहीं था कि प्रिशा कंपनी चला नहीं पाती, लेकिन कुणाल उसे कुछ भी काम करने नहीं देता था। कुणाल प्रिशा को छोड़ उसका हाथ पकड़े अंदर आ जाता है, फिर थोड़ा आराम करने की सोच अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और जाते जाते प्रिशा से कहता है, शाम को एक पार्टी में जाना है, जान तैयार रहना और मुझे डायरेक्ट शाम को ही उठाना। प्रिशा मुस्कुराती हुई हाँ में सर हिला देती है। शाम का वक्त प्रिशा कुणाल के साथ पार्टी के लिए निकल गई। कुछ देर बाद इंदौर की एक मशहूर पार्टी हॉल में कुणाल और प्रिशा की कार आकर रुकती है। कार रुकने के बाद कुणाल कार से निकलकर प्रिशा की तरफ का डोर खोल उसकी तरफ बड़े जेंटली अपना हाथ बढ़ा देता है। प्रिशा खुशी से उसकी हाथों में अपना हाथ दे देती है। फिर दोनों साथ में एंट्रेंस से होते हुए अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही पार्टी हॉल में दोनों एंट्री लेते हैं सब उन्हें देखने लगते हैं। कुणाल तो था ही बहुत चार्मिंग की लड़कियों की दिलों पर राज करता था, पर प्रिशा को आज तक किसी ने नहीं देखा था। पार्टी में आए हुए सब बिजनेसमैन उनके लड़के सब प्रिशा को देख आंखें झपकाना भूल गए थे। उम्र 24 साल, गोरा रंग, हाइट 5.6 इंच, काली सुरमई मासूम आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, हल्की गुलाबी होंठ, कंधे से थोड़ा नीचे तक स्ट्रेट हेयर, पतली सी कमर, चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी। प्रिशा ने आज एक स्लीवलेस ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों के थोड़ा नीचे तक आ रही थी। वह ड्रेस ऊपर से पूरा प्रिशा से चिपका हुआ था, जिससे प्रिशा की परफेक्ट फिगर सबको समझ आ रही थी। और नीचे से थोड़ा फुला हुआ था, गाउन जैसा। कुल मिलाकर प्रिशा आज बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। आधे से ज्यादा लोग प्रिशा को अपने बिस्तर पर ले जाना चाहते थे। सबको पता था कि कुणाल कोई आम आदमी नहीं है। वह बहुत ही घटिया और बेरहम आदमी है। सब अच्छे से जानते थे उसके बारे में। जो कुणाल को पसंद होता था वह उसे किसी भी कीमत पर पाकर रहता था। और उसके नेचर का तो क्या ही कहना। वह हर एक खूबसूरत लड़की के जिस्म के साथ सौदा करता था। कभी खुद के बिस्तर पर लाने के लिए तो कभी दूसरे के बिस्तर पर भेजने के लिए। ये बात प्रिशा नहीं जानती थी, क्योंकि कुणाल उस तक कोई बात पहुंचने ही नहीं देता था और उसे ज्यादा बाहर भी जाने नहीं देता था। कुणाल प्रिशा के शरीर को हासिल करना चाहता था, मगर प्रिशा उसे अपने ज्यादा करीब कभी आने नहीं देती थी। वो कभी प्रिशा को पार्टी में भी ले जाता नहीं था, लेकिन आज कुछ खास वजह थी उसे लाने की। असल में मेहरा कंपनी डूब रही थी, जिसे बचाने के लिए एमआर दीवान ने शर्त रखी थी कि उन्हें एक रात के लिए प्रिशा अपने बिस्तर पर चाहिए। आज उसी वजह से कुणाल प्रिशा को यहाँ पार्टी में ले आया था।
उसकी इच्छा तो नहीं थी पर वह मजबूर था एल, क्योंकि मेहरा कंपनी पाने के लिए उसने बहुत पापड़ बेले थे और कंपनी अच्छे से चला भी रहा था, पर पता नहीं 1 महीने से कंपनी बहुत लॉस में जा रही थी। सब ठीक होने के बावजूद कोई टेंडर नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वह थक हार कर दीवान ग्रुप में गया था बात करने, लेकिन वहां मदद के बदले शर्त रख दी गई और उसे वह मानना भी पड़ा। कुणाल प्रिशा को एक साइड खड़ा कर कुछ इन्वेस्टर से बात करने चला जाता है। वही प्रिशा को वॉशरूम जाना था, इसीलिए वह वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी सामने से आता हुआ एक लड़के से टकरा जाती है। वो गिरने ही लगी थी कि वह लड़का उसकी हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसका चेहरा देख उसकी थामे हुए हाथों को छोड़ देता है और प्रिशा जमीन पर गिर जाती है। गिरने की वजह से उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकल जाती है, आह। ये आवाज सुन उस लड़के की होंठों पर कातिलाना स्माइल आ जाती है और प्रिशा को वैसे ही छोड़ एक नजर देखे बिना वहां से चला जाता है। चैप्टर 2 ओमकार दीवान प्रिशा जो कि कॉरिडोर से होते हुए वॉशरूम की तरफ जा रही थी, अचानक से सामने से आता हुआ एक लड़के से टकरा गई और लड़खड़ा कर पीछे गिरने लगी। गिरने की डर से उसने अपनी आंखें जोर से भींच ली, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही सामने खड़ा लड़का उसके हाथों को थाम लेता है। उस लड़के की छुयन से प्रिशा की धड़कनें बढ़ गई। ना जाने क्या अजीब एहसास था उस लड़के की छुयन में जिससे प्रिशा की बेचैन दिल को सुकून मिल गया। वही वो लड़का जो फोन पर बात कर रहा था। उसने जैसे ही प्रिशा की शकल देखा तुरंत उसकी थामे हुए हाथों को छोड़ दिया। एक आवाज के साथ प्रिशा फर्श पर जा गिरी और उसकी मुंह से चीख निकल गई, आह। वही उसकी चीख सुन उस लड़के की होंठों पर एक कातिलाना डेबल स्माइल आ गई और वो प्रिशा को एक नजर देखे बिना ही वहां से चला गया। अब आगे उस सन्नाटे में बस उस एरोगेंट लड़के की ब्रांडेड जूते की आवाज आ रही थी, जो कि धीरे धीरे कम होती गई। प्रिशा जो नीचे गिरने की वजह से दर्द में थी, वह उस लड़के का चेहरा तक देख नहीं पाई थी, क्योंकि उसकी आंखें बंद ही थी। वो तो उस सुकून में खोई थी, पर गिरने के बाद उसने जब आंखें खोल सामने देखा तब तक वह अखड़ू लड़का चला गया था। अब प्रिशा के चेहरे पर गुस्सा आ गई थी। वह गुस्से से दर्द में बड़बड़ाते हुए बोली, अखड़ू घमंडी इंसान, अगर छोड़ना ही था तो पकड़ा ही क्यों था। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, आह मेरी कमर। वो बहुत मुश्किल से उठकर खड़ी हुई और लड़खड़ाती कदमों में वॉशरूम के अंदर चली गई। बाहर हॉल में कुणाल बहुत लोगों से घिरा हुआ था। हॉल में मौजूद आधा बिजनेसमैन हवस के पुजारी थे और सब बस कुणाल से यही कह रहे थे कि प्रिशा कौन है और उन्हें प्रिशा एक रात के लिए चाहिए। लेकिन कुणाल उन्हें प्रिशा को देना नहीं चाहता था क्योंकि प्रिशा उसकी जुनून थी। आज अगर बात कंपनी की ना आती तो कुणाल मिस्टर दीवान को भी प्रिशा को छूने नहीं देता। उसके हिसाब से प्रिशा की जिस्म के साथ खेलने का हक सिर्फ उसका है। लेकिन अफसोस ये था कि वह भी आज तक प्रिशा को छू नहीं पाया था। दूर खड़ा एक शख्स वहां हो रही सभी बातें सुन रहा था। उसकी काली गहरी झील सी आंखें गुस्से से एंगरे के जैसे दहक रही थी। उसकी काली आंखें अब लाल नजर आने लगे थे। उस शख्स के पास खड़ा उसका असिस्टेंट निखिल उसे देख अपना पसीना पोंछते हुए घबराहट में बोला, सर वह प्रिशा। प्रिशा मैम, उस शख्स की खतरनाक गुस्सैल आवाज आई। जी सर। निखिल घबराहट के मारे और कुछ बोल नहीं पा रहा था। आगे फिर से वो शख्स निखिल को बोलने को बोला, सर मैम अभी तक आई नहीं, बहुत देर हो गई है, कहीं कुछ। इतना बोल निखिल चुप हो गया। ये सुन वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सामने देखने लगा। कुछ ही टाइम में प्रिशा आ गई। वह आते ही कुणाल को ढूंढने लगी, लेकिन वह कुणाल तक पहुंच पाती उससे पहले ही एक हाथ उसके कमर से लिपट चुके थे। किसी की हाथ अपनी कमर पर महसूस कर प्रिशा डर गई, लेकिन फिर उसे वही सुकून महसूस हो रही थी। ये महसूस होते ही वह झट से अपने साइड में देखती है तो पलके झपकाना भूल बस देखती ही रह जाती है। एक लंबा हैंडसम आदमी उसके साइड में उसकी कमर में हाथ डाले खड़ा था। उम्र लगभग 26 साल, हाइट 6.1 इंच, गोरा चेहरा, काली गहरी नशीली आंखें, सर्द रफ लाल होंठ, हल्की ब्राउन जेल से सेट वाल हेयर, लंबी नाक, बहुत शार्प चेहरे का फीचर्स, चेहरे पर हल्की बियर्ड, ब्लैक टैक्सीडो में जेहर लग रहा था। ना ही चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन और ना ही आंखों में इमोशंस। वो अपनी इमोशन लेस आंखों से एक टक प्रिशा की आंखों को देखे जा रहा था, जिसमें उसे बस मासूमियत नजर आ रहे थे। प्रिशा उसकी चेहरे में और काली गहरी आंखों में जैसे खो सी गई थी। तभी उसे अपनी कमर पर दर्द का एहसास हुआ। ये होते ही प्रिशा होश में वापस आ गई और अपने साइड में खड़ा लड़के को घूरते हुए उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी।
लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। एल उसकी इस छूटने की कोशिश को देखते हुए वह लड़का उसकी कमर को और जोर से पकड़ लेता है एल, जिससे अब प्रिशा को बहुत पेन होने लगी थी। वो उस लड़के को देख थोड़ा गुस्से से कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। एल, और आप है कौन? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं छूने की? प्रिशा की सारी बातें सुन उस लड़के का गुस्सा सातवें आसमान पर था। फिर भी वो खुद को शांत कर उस भीड़ की और प्रिशा को जबरदस्ती अपने साथ ले चल पड़ा। एल प्रिशा अभी भी गुस्से से उसे देखे जा रही थी। जब उसकी कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी तब वह अपने सामने देखती है। सामने कुणाल था और भी बहुत सारे बिजनेसमैन थे। एल कुणाल की तोह तन बदन में आग लग गई। प्रिशा को उस इंसान के बाहों में देख ल फिर भी वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ सामने खड़ा लड़के को देख बहुत रेस्पेक्टली बोला, मिस्टर ओमकार दीवान, नाइस टू मीट यू। ये नाम ही काफी था प्रिशा को और ज्यादा हैरान करने के लिए। एल वह हैरानी से अपने साथ खड़ा लड़के को देखने लगी। एल की तभी ओमकार प्रिशा को एक नजर देख सामने खड़ा कुणाल को कुछ ऐसा बोला कि प्रिशा लगभग लड़खड़ा गई। प्रिशा हैरानी भरी नजरों से अपने साथ खड़ा लड़के को देख रहा था। ओ मन ही मन सोचने लगी, ओमकार दीवान, दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एकलौता वारिस एल, इंटरनेशनल बिजनेस किंग दी ओमकार दीवान एल, जिसे दुनिया में हार्टलेस किंग के नाम से भी जाना जाता है। चैप्टर 3, तुम्हारी उतनी औकत नहीं। प्रिशा हैरानी भरी नजरों से अपने साथ खड़ा लड़के को देख रहा था। ओ मन ही मन सोचने लगी, ओमकार दीवान, दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एकलौता वारिस एल, इंटरनेशनल बिजनेस किंग दी ओमकार दीवान, जिसे दुनिया में हार्टलेस किंग की नाम से भी जाना जाता है। अब आगे ये सब सोच अब प्रिशा की सर चकराने लगी। उसके मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे। एल तभी उसकी कानों में ओमकार की शब्द गूंजे। ओमकार प्रिशा की हैरानी भरी आंखों को एक नजर देख कुणाल से कठोर आवाज में बोला, मिस्टर कुणाल, डील आपको याद तो है ना? ये सुन कुणाल गुस्से का घुट पीते हुए मुस्कुराते हुए बोला, जी मिस्टर दीवान। वही प्रिशा उन दोनों कौन सी डील की बात कर रहे थे ये जानना चाहती थी, इसीलिए आंखों के इशारे से कुणाल को पूछने लगी। लेकिन ये ओमकार को अच्छा नहीं लगा। ओमकार की कठोर हाथों की पकड़ प्रिशा की कमर में इतना कस गई कि अब प्रिशा की हड्डी भी शायद टूट जाए। वही ये दर्द होते ही प्रिशा उसे देख खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगी आंखों से ही। वही ओमकार प्रिशा की आंखों के इशारे समझता हुआ ऊंची पर नशीली आवाज में बोला, ऐसा कैसे बेबी, तुम आज रात के लिए बस मेरी हो। ये सुन प्रिशा के पैर लड़खड़ा गए और उसके साथ साथ वहां खड़े सब हैरान हो गए। सब जानते थे ओमकार दीवान लड़कियों से 100 कदम दूरी बनाए रखते हैं। एल पर आज ऐसा क्या हुआ? क्या प्रिशा की खूबसूरती उसे पसंद आ गई या बात कुछ और थी? प्रिशा अपनी चेहरे में दर्द लिए ओमकार को हैरानी में देखने लगी। एल उसे कुछ समझ ही नहीं आया। प्रिशा फिर खुद को छुड़ाते हुए कुछ कहने की कोशिश की तो ओमकार ने झुककर उसकी कानों में धमकी भरी आवाज में कहा, चुपचाप खड़ी रहो वरना तुम्हारे पापा की कंपनी को खो बैठोगी। बस एक रात ही तो मांगा है, कौन सा पूरी जिंदगी मांग ली। ये सुनते ही प्रिशा ने हिलना बंद कर दिया और अपने आप को संभालते हुए ओमकार को देखने लगी। वही ओमकार सबको इग्नोर कर प्रिशा को देख बहुत ही नॉटी टोन में बोला, चले बेबी, यहाँ ज्यादा देर खड़े रहकर क्या करेंगे? असली मजा तो बेड पर एक्सरसाइज करने में है। ये सुन प्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। एल उसे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। सबके सामने उसके इज्जत को उछाला जा रहा था। एल वह बेबस नजरों से एक बार कुणाल को देखती है, जो कि उसे ही देख रहा था। एल कुणाल की आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, बस गुस्सा था। ये देख प्रिशा और शॉक हो गई। प्रिशा को लगा कुणाल कुछ बोलेगा पर वह तो चुपचाप खड़ा था। ओमकार ने जब देखा कि प्रिशा कुणाल को देख रही है, उसने प्रिशा को झटके से खुद के सामने कर लिया। एल और उसकी आंखों में देख उसकी होंठों को अपनी उंगली से छूते हुए बोला, बेबी ज्यादा इधर उधर मत देखो, ये इजाजत तुम्हें आज के लिए नहीं है। प्रिशा अपनी बेइज्जती की घुट पीते हुए हल्के से मुस्कुरा दी। एल वही सारे लोग अभी भी ओमकार के हरकतें और बातों से हैरान थे। वही ओमकार अपनी लाल आंखों से सबको एक नजर घूर कर देखता है और फिर उसकी नजर कुणाल की फ्रस्ट्रेशन भरी चेहरे पर जा टिकती है। ये देख ओमकार कुणाल को एक खतरनाक स्माइल दे वहां से प्रिशा को वैसे ही कमर से पकड़े हुए लेके चला जाता है। लेकिन जाते जाते सब लोगों के दिल में हजारों सवाल छोड़ जाता है। सब उनके जाते ही बातें बनाने लगते हैं एल और कुणाल से हजारों सवाल भी करने लगते हैं। ओमकार वहां से सीधा प्रिशा को लिए अपने प्राइवेट रूम में चला गया। एल और अंदर जाते ही उसने झटके से प्रिशा को छोड़ दिया।
और बिना प्रिशा को देखे वॉशरूम में चला गया एल। वही प्रिशा उसके जाते ही डोर खोलने के लिए बढ़ गई एल, लेकिन ये क्या था, डोर खुल ही नहीं रहा था। पर क्यों? प्रिशा ये सोच ही रही थी कि वॉशरूम से ओमकार की कठोर आवाज आई, ओ पासवर्ड लॉक है, बेकार कॉश से मत करो, कल सुबह से पहले वह डोर नहीं खुलेगा। ये सुन प्रिशा उदास हो गई एल और ओमकार के वॉशरूम से आते ही उस पर बरस पड़ी। लेकिन इन सब में प्रिशा ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ओमकार अभी सिर्फ लोअर पहने खड़ा था। ओमकार को सुनाते हुए अपनी उंगली दिखाकर बोली, आप एक घटिया आदमी हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें ब्लैकमेल कर हमारे साथ रात बिताने की, ख्वाब देखने की, आप कुछ भी कर लो, हम आपके साथ रात बिताना तो दूर की बात इस कमरे में रहेंगे भी नहीं। वही इतनी देर से प्रिशा की सारी बकवास बातें सुन ओमकार अपनी लाल आंखों से उससे घूरता हुआ उसकी एक हाथ पकड़ लेता है एल। ये देख प्रिशा उससे हाथ छुड़ाती हुई चिल्लाकर कहती है, छोड़िए मेरा हाथ। लेकिन ओमकार उसकी हाथ को और कसके पकड़ लेता है और गुस्से से उसे खींचते हुए ले जाकर बेड पर पटक देता है। अब ये होते ही इतनी देर से बहादुर बनी प्रिशा की सांसें गले में अटक जाती है और वह ओमकार को देखते हुए बार बार अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाने लगती है एल। तभी ओमकार उसके और पास आने लगता है एल। अब जाकर प्रिशा की नजर ओमकार की खुली हुई बॉडी पर गई। ओमकार की कसरत की हुई मुक्युलर बॉडी देख प्रिशा उसे बेशर्म की तरह घूरने लगी। वही इतने देर में ओमकार उसकी और पास आ गया था एल। फिर पास आते ही प्रिशा की गालों को अपनी एक हाथ से जोर से दबा देता है। ये होते ही प्रिशा अपनी ख्यालों से बाहर आते हुए ओमकार को डरते हुए देखने लगी एल। उसकी गालों में बहुत पेन हो रही थी ओमकार की जोर से पकड़ने की वजह से। तो वही ओमकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी कोल्ड रूखे आवाज में अपनी एक एक बात पर जोर देते हुए बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ओमकार दीवान की बिस्तर गर्म कर सको एल, और ना ही तुम में वह बात है कि ओमकार दीवान तुम पे दीवाना हो। ये सुन प्रिशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, उसे और बेइज्जती महसूस हुई। कब से ये घटिया आदमी उससे बेइज्जत किए जा रहा था, लेकिन फिर भी खुद की बेइज्जती को सहते हुए वह उसी हैरानी से ओमकार से पूछी, तो अपने हमें क्यों सबके सामने कहा कि आज रात हम आपके हैं? प्रिशा की इस बात पर ओमकार ने जो जवाब दिया उसे सुन प्रिशा दंग रह गई और उसकी आंखें नम हो गई। चैप्टर 4 रखेल। अब आगे। प्रिशा ने ओमकार की बातें सुनने के बाद उससे सवाल किया, अगर ऐसा है तो अपने बाहर वह सब क्यों कहा? क्यों हमारी इज्जत उछाली सबके सामने? उद्धरण चिन्ह। प्रिशा की सवाल सुन ओमकार अपनी गहरी आंखों में नफरत लिए बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती हो। सबके नजरों में हम दोनों रात गुजर रहे हैं एक दूसरे की बाहों में एल, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा एल। बाहर वालों की नजरों में तुम मेरे लिए वो जीती हुई बाजी हो जिसे मैंने खरीदा है एल, आज रात के लिए, और मेरे लिए एक खिलौना जिसे मैं बर्बाद कर दूंगा। ओमकार की मुंह से ये सब सुन प्रिशा की आंखें नम हो जाती है एल। वह अपनी नम आंखों से ओमकार को देखते हुए पूछती है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ओमकार ने प्रिशा की गालों को झटके से छोड़ दिया और उसकी दोनों बाजू जोर से पकड़ते हुए गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, क्यों? क्यों? ये सवाल ओमकार दीवान को पसंद नहीं, और तुम जैसी बाजारू औरत को मैं अपनी सफाई देता भी नहीं। ये बोल ओमकार प्रिशा को बेड पर जोर से झटक देता है एल और वहां से सोफे की ओर चला जाता है एल। प्रिशा जिसकी आंखें अभी ओमकार की बातों से सिर्फ नम थी, अब ओमकार की ये बातें सुन कि वह एक बाजारू औरत है एल। प्रिशा की आंखों से अब आंसू झरने की तरह बह रहे थे। प्रिशा बेड पर से उठते हुए बिना और कुछ बोले सीधा वॉशरूम चली जाती है एल। ओमकार सोफे पर बैठा प्रिशा को ही अपनी गुस्सैल आंखों से घूर रहा था। उसकी आंखें बहुत कठोर थी इस समय, कोई इमोशंस नहीं थे उन कठोर आंखों में। प्रिशा जब तक ना उसकी आंखों से ओझल हुई ओमकार उसे घूरता ही रहा एल। प्रिशा के जाने के बाद ओमकार एक डेविल स्माइल कर बोला, तैयार हो जाओ प्रिशा अपनी जिंदगी बर्बाद होते देखने के लिए एल। में ओमकार दीवान तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगी एल, लेकिन तुम्हें सिवाय बेइज्जती के और कुछ नसीब नहीं होगा। ये सब बोलते वक्त ओमकार की आंखें आग उगल रही थी। वही प्रिशा वॉशरूम में जाकर शॉवर ऑन कर घुटनों के बल बैठ गई और फुट फुट कर रोने लगी एल। उस शॉवर की पानी में प्रिशा की आंसू भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब प्रिशा रोते हुए खुद से कह रही थी, ऐसा क्या किया हमने कि ये घटिया इंसान मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहा है? क्यों मिली मैं आज इससे?
क्यून और कुणाल, उसने मुझे एक डील की बाजी में लगा दी। अब क्या होगा, सब मेरे बारे में क्या क्या बातें बना रहे होंगे बाहर, मैं अब कैसे बचूं इस जानवर के हाथ से। बहुत देर तक सोवा के नीचे यूं रोते रोते प्रिशा वही सो गई थी। बाहर बैठा ओमकार को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत देर पानी में रहने के बाद प्रिशा को थोड़ी थोड़ी होश आई तो वह खुद को वही वॉशरूम में सोवा के नीचे ही पाए। प्रिशा वहां से उठ अब सोवा बंद कर सोचने लगी, उसके पास तो कोई कपड़ा है ही नहीं। यही सब सोचते हुए उसे एक टॉवल दिखाओ, उसी से खुद को पोंछ। उस टॉवल से खुद की ऊपर बॉडी को ढक बाहर आ गई। बाहर ओमकार सोफे पर वैसे ही बैठा था। सिर्फ फर्क इतना था कि उसकी आंखें बंद था। सोफे पर सर टिकाए चुपचाप बैठा था। उसे देखते ही प्रिशा को उसकी कड़वी बातें याद आ गई और साथ साथ आंखों में नमी भी उतर आई। फिर प्रिशा ने उसे इग्नोर किया और बालकनी में जाकर बैठ गई। बाहर बारिश हो रही थी और ठंडी हवा भी चल रही थी, लेकिन प्रिशा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह वैसे ही भीगे कपड़ों में चुपचाप खरी चांद को निहार रही थी। उसकी आंखें उसके दिल की दर्द बयां कर रही थी। कब सुबह हो गई प्रिशा को खबर ही नहीं हुआ। ओमकार भी पूरी रात प्रिशा को देखते हुए गुजारा था, जो प्रिशा नहीं जानती थी। सुबह होते होते प्रिशा के कपड़े भी सूख चुके थे। प्रिशा बालकनी में नीचे रेलिंग से टिक कर बैठी थी। उसका गोरा चेहरा धूप में चमक रहा था। प्रिशा अभी भी शून्य में देखे जा रही थी। तभी उसकी कानों में ओमकार की रोबदार आवाज आई, क्या आज रात भी यही रहने का इरादा है। ओमकार की आवाज सुन प्रिशा उसे देख बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। फिर ओमकार आगे जाता हुआ बिना कुछ बोले डोर ओपन कर दिया और खुद बाहर चला गया। प्रिशा भी उसके पीछे ही थी। जब दोनों नीचे होटल के हॉल से गुजर रहे थे, तभी ना जाने कहां से रिपोर्टर की टीम ने उन्हें घेर लिया। रिपोर्टर्स को देख प्रिशा पूरी तरह घबरा गई, लेकिन उसकी बिल्कुल उलट ओमकार की फेस पर डेविल स्माइल थी। सब रिपोर्टर आकर प्रिशा और ओमकार को घेर लिए। प्रिशा घबराते हुए पीछे जाने लगी तो पीछे से भी सारे रिपोर्ट्स ने उन दोनों को घेर लिए। ओमकार एक नजर प्रिशा को देख दूर खड़े अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। वही रिपोर्टर्स ओमकार को सवाल करते हैं, सर हमें सुना है कि कल रात अपने मिस प्रिशा के साथ रात बिताई है, क्या ये सच है। ओमकार कुछ जवाब दिए बिना बस एक स्माइल पास कर देता है, जिसका मतलब रिपोर्टर्स समझ जाते हैं। तब तक ओमकार के बॉडीगार्ड ओमकार को वहां से निकाल लिया। लेकिन प्रिशा अभी भी डरी सहमी वही खड़ी थी। तभी एक रिपोर्टर प्रिशा से सवाल करते हुए बोला, मिस प्रिशा क्या आप ओमकार दीवान को पहले से जानती है। प्रिशा कुछ कहती कि दूसरा रिपोर्टर बोला, मिस प्रिशा हमने सुना है कि आप अपनी कंपनी के लिए मिस्टर दीवान के साथ एक रात गुजारी है। फिर दूसरा रिपोर्टर बोला, आप इतना नीचे कैसे गिर सकती है कि एक कंपनी के लिए अपनी इज्जत बेच दी। क्या आप पहले भी ऐसे ही और भी मर्द के साथ सो चुकी है। मिस्टर दीवान जिन्हें कभी किसी लड़की के साथ देखा नहीं गया वो आज आपके साथ देखे गए। क्या आप उनसे प्यार करती है या आप मिस्टर दीवान की रखेल है। ये सारे सवाल सुन प्रिशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी शरीर अब पूरी तरह कौप रही थी। उसकी तो नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी वह नजरें उठाकर ऊपर देखती है तो उसकी नजरें सामने जाते हुए ओमकार पर जाती है, जो कि पीछे पलट उसे ही देख रहा था। वही ओमकार ने जैसे ही प्रिशा को खुद की ओर देखते देखा, वह प्रिशा को एक आंख मारते हुए डेविल स्माइल पास कर वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते प्रिशा की सुंदर आंखों में अपने लिए नफरत भर गया। चैप्टर 5 थप्पड़। अब आगे। प्रिशा रोते हुए ओमकार को देख रही थी, जिसकी आंखों में अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। प्रिशा की आंखों में भी अब ओमकार के लिए बेहद नफरत ने जन्म ले ली थी। ओमकार वहां से बाहर चला गया, लेकिन पीछे प्रिशा को खुद से नफरत करने की वजह दे गया। शायद कल रात को भी प्रिशा को उसकी बातों से इतनी नफरत नहीं हुई थी, जो आज ओमकार की इस हरकत पर उससे हो गई। प्रिशा अपनी आंखों में वही नफरत लिए रोए जा रही थी। तभी फिर एक रिपोर्टर की आवाज प्रिशा की कानों में आई, मिस प्रिशा आपने बताया नहीं, क्या आप सच में मिस्टर दीवान की रखेल है। क्या आप और भी मर्दों के साथ अपना संबंध बना चुकी है। अपने फायदे के लिए क्या आप कोई भी हद तक जा सकती है। जवाब दीजिए मिस प्रिशा। प्रिशा ने जैसे ही दोबारा रखेल शब्द सुनी, उसकी आंखों से आंसुओं का झरना और तेज हो गया। वह रोते हुए अपनी कानों में हाथ रख चीख कर बोली, नहीं हूं, मैं किसी की रखेल नहीं हूं। प्रिशा इतनी जोर से चीखी थी कि पूरे हॉल में उसकी आवाज गूंज गई। वह अब और नहीं सह पा रही थी इन गंदी बातों को।
प्रिशा ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और वह वही घुटनों के बल बैठ गई। सारे रिपोर्टर्स उसे यूं देख चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। प्रिशा को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में जान ही ना बची हो। एल देखते ही देखते प्रिशा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसके गिरते ही सारे रिपोर्टर्स उससे दूर हो गए। एल वही कुछ दूर पर खड़े ओमकार के बॉडीगार्ड ने जब प्रिशा को बेहोश देखा जल्दी ही ओमकार को फोन कर बता दिया और फिर उन्होंने उस पूरे हॉल को खाली करवा दिया। अब वहां सिर्फ प्रिशा थी और ओमकार की बॉडीगार्ड एल। उन गॉड को प्रिशा पर दया आ रही थी पर फिर भी वह कुछ कर नहीं सकते थे एल, क्योंकि सबको ओमकार की गुस्से से डर लगता था। वह लोग चाहते थे आगे बढ़ प्रिशा को देखे कि क्या हुआ उससे, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी हवाओं की तरह दौड़ते हुए ओमकार अंदर आया और प्रिशा को यूं बेहोश देख उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठा वहां से बाहर चला गया। सारे बॉडीगार्ड एक दूसरे को देखने लगे, उन्हें अपनी बॉस का कुछ समझ नहीं आ रहा था। एल ओमकार प्रिशा को लिए कार में बैठ गया और हॉस्पिटल की तरफ चला गया। प्रिशा की शरीर तप रही थी बुखार से। ओमकार कार के बैक सीट पर इमोशनलेस प्रिशा को बाहों में लिए बैठा था और उसे देखे जा रहा था। ओमकार प्रिशा को देखते हुए उसकी गालों को थपथपाते हुए बोला, प्रिशा आंखें खोलो। प्रिशा, लेकिन प्रिशा वैसी की वैसी पड़ी थी ओमकार की बाहों में। कुछ ही देर में ओमकार उसे लिए हॉस्पिटल में था। डॉक्टर प्रिशा को चेक कर आती हुई बोली, मिस्टर दीवान प्रिशा ठीक है, एल बस थोड़ी वीकनेस थी और शायद वह बहुत देर पानी में थी इसलिए बेहोश हो गई। एल उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगी। ये सुन की प्रिशा ठीक है ओमकार ने हाँ में सर हिला दिए। इतने वक्त में भी ओमकार के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए थे। एल उसे डॉक्टर की बातों से याद आया कल प्रिशा पूरी रात भीगे कपड़ों में थी पर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एल ओमकार डॉक्टर से बात कर प्रिशा के कैबिन में चला गया। ओमकार की आंखें बिना एक्सप्रेशन के बेड पर लेटी प्रिशा को घूर रही थी। तभी प्रिशा को होश भी आ गया। होश आते ही प्रिशा ने आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोल देखी तो खुद को अलग जगह पाया। वह डर के मारे उठकर बैठती हुई बोली, ये कहाँ हूं मैं? उसके सवाल के जवाब देता हुआ ओमकार अपनी रफ आवाज में बोला, हॉस्पिटल में। ओमकार की आवाज कानों में पड़ते ही प्रिशा की आंखों में नफरत आ गई। वह जिस तरफ से आवाज आई उस तरफ मुड़ते हुए ओमकार को देख गुस्से से बोली, और भी कुछ बाकी रह गया क्या? अब और क्या चाहते हैं आप हमसे? तुम बेहोश हो गई थी तो इसलिए ले आया, वरना लोग कहते कि ओमकार दीवान रात बिताने के बाद एक लड़की को बेहोशी के हालत में छोड़ गया। एल नहीं तो तुम्हारी औकात नहीं कि तुम्हें मैं अपने साथ ले आऊं। ओमकार उसे घूरते हुए बोला। जी बहुत धन्यवाद तुम्हारा एल, और बार बार ये मुझे अपनी औकात मत दिखाया करो। एल तुम होते कौन हो मुझे अपनी औकात दिखाने वाला? मुझे ले आने की कोई जरूरत नहीं थी, छोड़ देते मरने देते। एल पहले दर्द देके फिर दवाई नहीं लगाते मिस्टर दीवान। प्रिशा ओमकार की आंखों में देखते हुए नफरत से बोली। ओमकार को प्रिशा की नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ा। एल वह प्रिशा की करीब आकर उसकी एक हाथ को कसकर पकड़कर पीछे मोड़ देता है, जिससे प्रिशा की आंखों में फिर से पानी आ जाता है। एल पर ओमकार उसे इग्नोर कर प्रिशा की आंखों में आंखें डाल अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, आपसे सीधा तुम पर आ गई तुम तो। एल खैर छोड़ो, एक बात अपनी कान खोलकर सुनो, तुम्हारी दर्द की वजह भी मैं और तुम्हारी दर्द की दवा भी मैं। एल अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। एल तुम जिंदगी भर के लिए मेरी रखेल बनकर रहोगी दुनिया की नजरों में। एल और मेरे लिए एक बाजारू औरत। ओमकार ने इतना कहा ही था कि प्रिशा ने गुस्से में आकर अपना दूसरा हाथ उठाकर एक जोरदार चाटा ओमकार की गालों पर लगा दिया। चैप्टर 6 कुणाल की दरिंदगी। अब आगे। अब जब ओमकार ने प्रिशा को फिर से बाजारू औरत कहा तो अब प्रिशा और सहन नहीं हुआ। एल प्रिशा ने गुस्से में आकर ओमकार की गाल पर थप्पड़ मार दी। ओमकार ने प्रिशा से इसकी उम्मीद नहीं की थी। थप्पड़ पड़ते ही ओमकार प्रिशा को हैरानी से देखने लगा। एल अब उसकी शांत आंखें आग की तरह लाल हो चुकी थी। उसने गुस्से में प्रिशा की दूसरी हाथ को भी पीछे मरोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही प्रिशा चीख पड़ी, आह! ओमकार प्रिशा को यूं चीखते देख उसकी चेहरे को अपने बेहद करीब लाकर गुस्से से डांट पीसते हुए एक एक वर्ड पर जोर देते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर ओमकार दीवान पर हाथ उठाओ। अब देखो तुम्हें दुनिया के सामने इस कदर बेइज्जत करूंगा कि तुम इस दिन को जिंदगी भर कोसोगी। एल तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया प्रिशा। प्रिशा खुद को ओमकार से छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, और क्या बर्बाद करोगे तुम मुझे? जितना किया उतना कम था क्या? और एक बात आप भी सुन लो, अगली बार मुझे बाजारू कहा ना तो मैं आपको। क्या तुम मुझे क्या करोगी?
ओमकार प्रिशा की बात को बीच में ही काटते हुए बोला। ओमकार की इस बात पर प्रिशा उसे घूरने लगी। प्रिशा को यूं खुद को घूरते देख ओमकार एक मुस्कान के साथ प्रिशा को छोड़ दिया और वहां से जाते हुए बोला, बेबी रेडी रहो हर रोज अपनी बेइज्जती सहने के लिए। इतना बोल ओमकार वहां से चला गया। प्रिशा बस ओमकार को घूरते हुए रह गई। फिर कुछ देर बाद वह घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद प्रिशा अपने घर पहुंची। फिर जैसे ही वह अंदर गई सामने उसे कुणाल सोफे पर बैठा दिखा। कुणाल को देखते ही प्रिशा को गुस्सा आ गई, लेकिन वही प्रिशा को देख कुणाल की होंठों पर मुस्कान। कुणाल अपनी जगह से उठते हुए प्रिशा के करीब आ उसे गले लगाते हुए बोला, प्रिशा तुम ठीक हो ना? उस हैवान ने तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचाया ना? प्रिशा झटके से कुणाल को खुद से दूर कर दी और उसकी कॉलर पकड़ गुस्से से बोली, दूर रहो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक डील में उससे करने की? एल कंपनी के लिए तुमने मुझे दांव पर लगा दिया, मेरी इज्जत को उस घटिया इंसान के हाथों बेच दिया। छी, मुझे घिन आ रही है ये सोच कि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। तुम जैसे घटिया तो वो ओमकार भी नहीं है। तुम अपने फायदे के लिए अपने प्यार को किसी और के बिस्तर पर भेज दिया। इतना कहकर प्रिशा कुणाल को एक झटके में छोड़ बिना उसका जवाब सुने अपने कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन प्रिशा जा पाती उससे पहले ही कुणाल ने उसका हाथ थाम लिया। कुणाल प्रिशा की बातों से बहुत गुस्से में आ गया था। वही कुणाल के यूं रोकने से प्रिशा घूर कर उससे देखने लगी, तो वही कुणाल उसे खींचते हुए अपने सामने ला प्रिशा को गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे सुनाओ, खुद किसी और मर्द के साथ रात बिताकर आई, उसके बाद भी मैंने तुम्हें स्वीकार लिया और तुम मुझे घटिया बोल रही हो। ये मत भूलो रात बिताने भी तुम ही ने भेजा था मुझे। प्रिशा भी उसी गुस्से के साथ कुणाल से बोली। हाँ, इसीलिए तो जान, अब जब तुम ओमकार दीवान के साथ रात बिताकर आई तो क्या खुद को बहुत बड़ी हीरोइन समझ रही ही? अब तो वह ओमकार तुम्हें दोबारा देखेगा भी नहीं मुड़कर। एक बात बताओ, कल वह रात को खुश तो हुआ ना तुम्हारी परफॉर्मेंस पर? कुणाल बड़े बेशर्मी से प्रिशा को देख ये सब बोला। प्रिशा तो पहले से ही कुणाल की हरकत से हैरान थी, और अब कुणाल की ये सारी बातें सुन उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये कुणाल जो उसके सामने था, ये कौन था? तभी कुणाल ने प्रिशा को खुद के करीब लाते हुए उसकी गालों को सहलाते हुए कहा, जान अब तो तुम्हारी वर्जिनिटी भी गई, तो क्यों ना अब तुम मुझे भी ओमकार की तरह खुश कर दो। ये सुनते ही प्रिशा खुद से कुणाल को दूर करते हुए चिल्लाकर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, मुझे अपनी गंदी हाथों से छूना भी मत। तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे मना करे? अब देख। इतना बोल कुणाल झटके से प्रिशा के हाथों को पकड़ उसे सोफे पर धकेल दिया। ऐसा होते ही प्रिशा की आंखों की गुस्सा डर में बदल गई और डरते हुए सोफे पर ही सड़कने लगी। वही कुणाल उसके करीब आ गया और प्रिशा की हाथों को अपने हाथों में पकड़ उसे किस करने की कोशिश करने लगा। कुणाल को अपने साथ जबरदस्ती करते देख प्रिशा कुणाल को की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए रोते हुए बोली, कुणाल छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये गलत है, ऐसा मत करो, कुणाल छोड़ो मुझे। प्रिशा चिल्लाती रही लेकिन कुणाल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। कुणाल उसी तरह उसे पकड़े हुए बोला, अब नहीं जान, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। 4 साल से इंतजार में हूँ कब मैं तुम्हें हासिल करूँ। बहुत रह लिया तुम्हारे सामने अच्छा बनकर, अब तुम्हें मैं हासिल करके ही रहूंगा। कुणाल के बातों की दोहरान उसकी पकड़ और टाइट होती गई प्रिशा की हाथों पर। कुणाल लगभग पूरा प्रिशा के ऊपर था। वही प्रिशा कुणाल के ऐसा रूप देख अपने आप को कोस रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इस घटिया इंसान पर भरोसा किया था। प्रिशा यही सब सोचते हुए अब रोते हुए कुणाल से भीख मांगती हुई बोली, कुणाल मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी पर मुझे छोड़ दो प्लीज। प्रिशा की बातों को इग्नोर कर कुणाल फिर से उससे किस करने की कोशिश करने लगा और प्रिशा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती हुई और जोर जोर चिल्लाने लगी। कुणाल एक पागल दरिंदे जैसा बिहेव कर रहा था। प्रिशा को हासिल करने की जुनून उसके सर पर सवार था। तभी एक हाथ कुणाल को अपने कंधे पर महसूस हुई। चैप्टर 7 एक और शर्त। कुणाल प्रिशा को किस करने की बहुत कोशिश कर रहा था। तभी किसी ने आकर पीछे से कुणाल के कंधों पर हाथ रखा। ये होते ही कुणाल झट से प्रिशा को छोड़ खड़ा होते हुए पीछे मुड़ता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा है उस पे। लेकिन सामने उसके सबसे वफादार आदमी था। वह आदमी कुणाल के बोलने से पहले ही बोला, माफ कीजिए सर पर सर, मिस्टर दीवान ने आपको अभी बुलाए हैं।
इतना कहकर वह आदमी चुप हो गया। एल मिस्टर दीवान नाम सुनते ही कुणाल जल्दी से घर से निकल गया। एल उसके जाते ही प्रिशा ने चैन की सांस ली। प्रिशा बहुत ज्यादा डर गई थी, उससे लगा शायद आज कुणाल से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। प्रिशा सोफे पर से उठते हुए खुद में ही बोली, ये क्या हो रहा है। एक तरफ कुणाल जो कि इतनी हैवान जैसे अजीब बिहेवियर कर रहा है और बंद दीवारों के अंदर मेरा इज्जत लूटने पर तुला हुआ है, वही दूसरी ओर वो राक्षस ओमकार दीवान पूरी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बना रहा है और बंद कमरे में हाथ तक नहीं लगता। मैं अब क्या करूं, घर में रह नहीं सकती और बाहर वह मुझे जीने नहीं देगा। यही सब बोलते हुए प्रिशा अपने कमरे में चली गई। फिर सोवलिए दरवाजे को बंद कर बेड पर लेटकर आंखें बंद कर ली। तभी बंद आंखों में प्रिशा के सामने ओमकार का चेहरा आ गया और फिर प्रिशा को ओमकार की छुन से हो रही सुकून याद आ गई। ये याद आते ही प्रिशा की आंखें खुल गई। प्रिशा आंखें खोल सीलिंग को देखते हुए सोचने लगी, ऐसा क्या है ओमकार की छुन में जो हमें किसी अपने की एहसास दिलाती है। क्यों ओमकार जब जब उस रात मुझे हाथ लगाए मुझे उनकंफर्टेबल नहीं लगी, लेकिन आज कुणाल जब मुझे हाथ लगाया मुझे बहुत बुरा लग रहा था, गंदा फील हो रहा था उसका छूना मुझे। क्या है ये ओमकार दीवान, क्या है इनकी हकीकत, क्यों है इन्हें हमें से इतनी नफरत, क्यों ऐसा कर रहे हैं। यही सब सोचते हुए खुद से ही पूछती है, एक पहेली है ये ओमकार दीवान जिसे मुझे जानना है, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वही दूसरी तरफ ओमकार के ऑफिस केबिन में उसके सामने कुणाल बैठा था। ओमकार कुणाल को लगातार घूरे जा रहा था अपनी ठंडी निगाहों से, जिस वजह से कुणाल के पसीने छूट रहे थे। एल बहुत देर ऐसे ही रहने के बाद ओमकार ने कोल्ड आवाज में बोला, कुणाल तुम्हारी जो भी मांग है मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, मुझे प्रिशा हर रोज मेरी बिस्तर पर चाहिए। ये सुनते ही कुणाल की आंखें बड़ी हो गई। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है तो ओमकार उसे बीच में ही रोक कहता है, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। कुणाल मन ही मन खुद से कहता है, ये इंसान कितना मांगेगा, एक रात तो दे देना, पर नहीं अब मैं क्या करूं। हाँ एक काम करता हूँ, आज रात प्रिशा को किसी भी कीमत पर अपना बना लेता हूँ, फिर इन्हें दे दूंगा। मुझे तो बस प्रिशा मेरी बेड पर चाहिए। लगता है प्रिशा की बेड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसीलिए तो मिस्टर दीवान उसे हर रात मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, ये रात में एंजॉय करे, मैं दिन में कर लूंगा। यही सब मन में कहने के बाद कुणाल ओमकार को देख बोला, ठीक है सर, प्रिशा रोज रात आपके पास पहुंच जाएगी। ये सुन ओमकार मन में बोला, कैसे बॉयफ्रेंड है ये जो अपने ही प्यार को किसी और के बिस्तर पर बिना किसी शिकायत के भेज रहा है। ऐसे ही होता है धोखेबाजों के साथ। ओमकार एक नजर कुणाल को देख नजरें अपनी लैपटॉप पर गड़ाते हुए थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, मुझे प्रिशा चाहिए, मतलब अभी चाहिए। ओ अब से मेरे साथ रहेगी मेरे घर में। तुम्हारे पास आधा घंटा है, उसे यहाँ बुलाओ, अगर नहीं आई तो तुम अपनी कंपनी भूल जाओ। अब ये सुन कुणाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी प्रिशा को अब अपने साथ रखेगा, लेकिन अब कुणाल कर भी कुछ नहीं सकता था। वही प्रिशा अब तक अपने बैग पैक कर घर से निकल चुकी थी। वह घर कुणाल की थी, इसीलिए वह वहां रहना नहीं चाहती थी। प्रिशा सामान लिए और अपना कार लिए वहां से निकल गई। प्रिशा वहां से सीधा अपने घर में गई और कपड़े चेंज कर बेड पर लेट गई। कुछ ही समय में उसे गहरी नींद आ गई। वही कुणाल पागलों की तरह प्रिशा को कॉल कर रहा था, लेकिन प्रिशा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर उसने तंग आकर घर में फोन किया तो उसे मेड से पता चला कि प्रिशा घर छोड़ चली गई है। ये सुनते ही कुणाल को बहुत गुस्सा आ गया। ओमकार ने भी कुणाल की मेड से बात सुन ली थी और ये सुन उसके होंठों पर मुस्कान थी। वह यही तो चाहता था कि प्रिशा अपनी मर्जी से कुणाल से दूर हो जाए। वही कुणाल अब टेंशन में ओमकार को देखते हुए बोला, ओ सर, प्रिशा अभी घर पर नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही, आप शाम तक का इंतजार करें, मैं प्रिशा को ले आऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो, उसे मैं खुद के आऊंगा। अब ओमकार ये बोल अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और केबिन से बाहर चला गया। उसके बाहर आते ही उसका असिस्टेंट निखिल बोला, सर प्रिशा मैम की लोकेशन ट्रेस हो गई है। गुड, इतना कहकर ओमकार बाहर की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे निखिल भी चला गया। और कुणाल तो अब गुस्से से पागल हो रहा था, ये सोच कि प्रिशा को अब वह कैसे हासिल करेगा। प्रिशा के घर पर दोपहर के टाइम प्रिशा जो कि गहरी नींद में थी, तभी उसके घर की डोर बेल बाजी। डोर बेल की आवाज सुन प्रिशा उठते हुए दरवाजे खोलने गई। दरवाजा खोलते ही उसके सामने जो चेहरा था उसे देख उसकी आंखों में नमी उतर आई। कौन था दरवाजे के बाहर?
चैप्टर 8 बेजाटी। प्रिशा डोर बेल की आवाज सुन डोर खोलने आई। जैसे ही प्रिशा ने डोर खोला सामने टीना खड़ी थी। टीना को देखते ही प्रिशा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह जोर से उसे गले लगा ली। प्रिशा को यूं रोते देख टीना जल्दी से उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ प्रिशु, तू रो क्यों रही है? ये सुन प्रिशा का रोना और तेज हो गया। टीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने बहुत मुश्किल से प्रिशा को संभाले घर के अंदर ले आई। एल फिर सोफे पर बिठाकर उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोली, अब बता क्या हुआ तुझे? क्या कुणाल ने कुछ किया तेरे साथ? कुणाल का नाम सुनते ही प्रिशा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। प्रिशा की गुस्से भरी आंखें देख टीना भी समझ गई और वह प्रिशा को डांटे हुए बोली, मुझे पता था ये एक दिन जरूर होगा। मैंने तुझे मना किया था, ये कुणाल अच्छा लड़का नहीं है। एल पर तू तो अंधी थी, उसकी दोस्ती पर अब भुगत। टीना की बातें सुन प्रिशा उसे देख बोली, हो गई गलती, अब क्या करे? चल अब ये बता क्या किया उसने ऐसा? टीना प्रिशा को देख पूछती है तो प्रिशा उसे कल रात की पार्टी से लेकर सुबह तक की सारी बातें टीना को बता देती है। ये सब कहते हुए प्रिशा की आंखों से लगातार पानी बह रहा था। टीना को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुणाल इतने नीचे गिर गया कि उसने प्रिशा को किसी और की बिस्तर पर भेज दिया। टीना प्रिशा की आंखें पोंछते हुए बोली, प्रिशु ये बता उस ओमकार दीवान ने कुछ कहा कि क्यों वह ये सब कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। ओमकार का नाम सुनते ही प्रिशा टीना को देख उदासी भरी आवाज में बोली, नहीं, कुछ नहीं बोला। उस घटिया इंसान ने पता नहीं क्या दुश्मनी है उसकी मुझसे। सरेआम मेरी इज्जत उछाल रहा था और बंद कमरे में मुझे सिर्फ बाजारू औरत कह रहा था। एल और तो और उसने मुझे ये तक कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उसकी बिस्तर गर्म कर सकूं। तुझे पता है इतनी बेइज्जती फील हो रही थी, मुझे क्या कहो, पर मैं कुछ कह भी नहीं पा रही थी। ओ एक राक्षस है, मैं जब भी मुंह खोलती हूँ तो मुझे और कुछ घटिया बातें कह देता है। पर प्रिशा कोई तो वजह है जिसलिए वो ऐसा कर रहा है। एल तुझे वह वजह जाननी होगी, टीना कुछ सोचते हुए कहती है। ये तो मुझे भी पता है, पर वह इंसान एक पहेली है, जितना सख्त है उससे भी ज्यादा रहस्य में। वह चाहता तो कुछ भी कर सकता था, पर उसने नहीं किया। एल वह सिर्फ मुझे बाहर बदनाम कर मुझे तोड़ना चाहता है, इतना तो मुझे पता चल ही गया है। प्रिशा टीना को समझाते हुए कहती है, पर कुणाल उसने ऐसा क्यों किया? वो तो बड़ा तुझसे प्यार की दवा करता था। एल कहीं ओमकार की कुणाल से कोई दुश्मनी तो नहीं जिसका बदला वह तुझसे ले रहा है? टीना प्रिशा को सवाल करते हुए कहती है। पता नहीं यार उसे क्या हुआ, पर सुबह वह हैवान जैसा बिहेव कर रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था उससे। वह बचपन में तो ऐसा नहीं था यार। प्रिशा कुणाल की हरकतें याद करते हुए कहती है। मुझे नहीं पता वो बचपन में कैसा था, क्योंकि तू थी उसके साथ में नहीं, पर मैंने जितना देखा है उसे मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। टीना प्रिशा को अपनी थॉट बताती है, फिर कुछ सोच कहती है, छोड़ ये सब, चल अभी मार्केट जाते हैं, घर पर कुछ तो है नहीं। प्रिशा का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था जाने को, पर फिर भी वो टीना के साथ रेडी होकर निकल जाती है। दोनों कुछ ही देर में पास के ही एक मार्केट में पहुंच जाती है। फिर अपने अपने पसंद के सामान ले ही रही थी कि तभी एक औरत उनके पास से गुजरती हुई दूसरी औरत से बोली, देखो ये वही लड़की है ना जिसने कल रात ओमकार दीवान के साथ पैसों के लिए गुजारी थी। तो दूसरी औरत भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, हाँ वही है, आज तो पूरे न्यूज चैनल में इसी की तस्वीर दिख रही है। हाँ मैंने भी देखा, कितनी बेशर्म लड़की है, इतना कुछ होने के बाद भी ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पहली औरत फिर से कहती है। जब प्रिशा की कानों में ये सारी बातें गई तो फिर से उसकी आंखें नम हो गई। वह बेबस सी टीना को देखने लगी। उन दोनों औरतों की बातें अभी भी चालू थी। वह दोनों लगातार प्रिशा के बारे में घटिया बातें कर रही थी। एल टीना प्रिशा को ऐसे चुप देख उसका हाथ पकड़े उसे वहां से ले जाने लगी। तभी एक आदमी उन दोनों के सामने आ गया और प्रिशा को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उस आदमी की गंदी नजरें देख टीना बोली, आप कौन है और ऐसे क्यों देख रहे हैं प्रिशा को? प्रिशा अभी भी चुप खड़ी थी। तभी वह आदमी बोला, मानना पड़ेगा खूबसूरती तो तुझ में कूट कूट कर भरी है। एल तभी तो जिसे कोई नहीं रिझा पाया उस ओमकार दीवान को तू पसंद आ गई, कुछ तो बात है तुझ में। ये सुन टीना उस आदमी को घूरने लगी, लेकिन प्रिशा उसे इग्नोर कर टीना की हाथ पकड़ वहां से जाने लगी। लेकिन वह 2 कदम चली ही थी कि पीछे से उस आदमी ने प्रिशा का हाथ पकड़ लिया और बेशर्मों की तरह पूछा,
वैसे कितने पैसे दिए मिस्टर दीवान ने? मैं तुझे उसका 4 गुना दूंगा, बस एक रात मेरे साथ भी बिता ले। ये सुन प्रिशा ने मुड़कर गुस्से से उस आदमी को घूरा और अपना हाथ छुड़ाने लगी। प्रिशा को गुस्से में देख वह आदमी प्रिशा का हाथ छोड़ अपनी गंदी नजरों से उसे देखते हुए बोला, अब ऐसे नखरे क्यों दिखा रही? सब जानता हूं मैं, मानता हूं ओमकार दीवान जैसे पावर नहीं है, मेरे पास पर पैसा बहुत है ल, और ओमकार दीवान से ज्यादा एक्सपीरियंस भी ल उसका, तो शायद ये पहली बार था, पर मेरा बेड पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एक रात बिताकर तो देख जन्नत का सैर करा दूंगा। उसने इतना कहा ही था कि एक जोरदार मुक्का उस आदमी की मुंह पर आकर लगा। चैप्टर 9 लॉन्ग डीप किस। अब आगे। प्रिशा के सामने खड़ा आदमी प्रिशा को बहुत घटिया बातें कह ही रहा था कि तभी एक जोरदार मुक्का उस आदमी के मुंह पर आ लगा और वह आदमी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। ये होते ही प्रिशा भी डर गई। फिर उसकी नजर उस हाथ पर गई जो कि प्रिशा के पीछे से आया था। उस हाथ को देखते हुए प्रिशा जैसे ही पीछे पलटी, सामने खड़े इंसान को देख एक पल के लिए उसे देखती रह गई और उसके मुंह से बस एक शब्द निकली, ओमकार दीवान। ओमकार का नाम सुन टीना भी हैरानी से उस लड़के को देखने लगी। वही ओमकार अपना एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए उस आदमी को घूर रहा था। ओमकार की आंखें आग उगल रही थी, जिसे देख वो आदमी डरते हुए बोला, मिस्टर दीवान आप। उसने इतना कहा ही था कि ओमकार उसे बीच में रोकते हुए गुस्से से डांट पीस कर बोला, तुम्हारी इतनी औकात तुम मेरे बारे में बातें बनाओ? तुम क्या कह रहे थे? हाँ, मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है ना? और तुम्हें इस सब का बहुत एक्सपीरियंस है। एक बात बताओ, तुम क्या मेरे साथ कभी फिजिकल हुए थे, जो तुम्हें पता है कि मुझ में कितना स्टेमिना है? ये बोल ओमकार जोर जोर से हंसने लगा। वो किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसे इतनी भयानक हंसते देख प्रिशा डर गई और वहां से जाने लगी। तभी ओमकार उसकी कमर से पकड़ते हुए उसे खुद से चिपकाते हुए प्रिशा की आंखों में देख कोल्ड आवाज में बोला, बेबी तुम कहाँ चली? चलो इन्हें एक ट्रायल दे देते हैं। ट्रायल सुन प्रिशा की आंखें बाहर आने वाली थी। वह मन में बोली, अब ये इंसान क्या सबके सामने मेरे साथ? नहीं। प्रिशा सोच ही रही थी कि ओमकार की हाथों की पकड़ प्रिशा की कमर पर कस गए और ओमकार ने प्रिशा को एकदम अपने नजदीक कर लिया। अब दोनों के बीच बस कुछ ही जगह बची थी। प्रिशा की हाथ हवा में झूल रहे थे और आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। वो मन में ही सोच रही थी, यहाँ आई क्यों वह? वही ओमकार की नजर प्रिशा की गुलाबी होंठों पर था। वह धीरे धीरे उसकी होंठों पर झुक रहा था। जैसे जैसे ओमकार करीब आ रहा था, प्रिशा की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अब प्रिशा की हाथ अपने आप ओमकार की कमर पर चली गई। प्रिशा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अभी भी ओमकार को देख रही थी। वही ओमकार का एक हाथ प्रिशा के कमर से लिपटे हुए थे और दूसरे हाथ से वो प्रिशा की गर्दन को पीछे से पकड़ लेता है। ओमकार की ठंडी हाथों का स्पर्श अपनी गर्दन पर महसूस होते ही प्रिशा अंदर तक कॉप उठी। प्रिशा के होंठ भी अब कॉप रहे थे। वही प्रिशा की कैप्ते होंठ ओमकार को और अपनी ओर खींच रहे थे। ओमकार अब पूरी तरह प्रिशा की चेहरे पर झुक चुका था। ओमकार की ठंडी सांसें प्रिशा की चेहरे को छू रहे थे और दोनों की नाक भी आपस में टकरा रही थी। ओमकार की काली आंखें अब लाल नहीं थी, बल्कि उसमें नशा था, जो प्रिशा को भी अपनी ओर खींच रहा था। प्रिशा को अब उसकी कड़वी बातें, उसकी बेइज्जती कुछ याद नहीं आ रही थी। प्रिशा ओमकार को इतने पास देख उसकी आंखों में देखते हुए मन में कहती है, ये क्या हो रहा है? ओमकार के पास आने से मुझे क्यों मैं चाहकर भी दूर नहीं जा पा रही? ऐसा क्या है इसकी छुयन में जो मुझे हर वक्त सेफ फील कराती है? क्यों इसके छूने भर से मुझे सुकून मिल जाती है? वही प्रिशा के सोच से उलट ओमकार प्रिशा की होंठों को देख सोच रहा था, क्यों मुझे इस होंठों की प्यास लग रही है? मुझे बस किस करना है इसकी होंठों को, कोई फीलिंग्स नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने जज्बात पर क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा? ये सब सोचते हुए ओमकार अपने और प्रिशा की होंठों की दूरियों को खत्म कर देता है। ऐसा होते ही प्रिशा की आंखें बंद हो जाती है और उसकी पकड़ ओमकार की कमर पर कस जाती है, जिस वजह से प्रिशा की नाखून ओमकार को चुभ जाते हैं। पर इससे ओमकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमकार बस प्रिशा की गुलाबी होंठों को अपने सर्द होंठों से चूमे जा रहा था। प्रिशा तो बस अपनी जगह स्टैचू की तरह खड़ी थी। उसके अंदर हजारों जज्बात उमड़ रहे थे। ओमकार का इस तरह चूमना उसे ये एहसास दिला रहा था कि प्रिशा बस उसकी है, सिर्फ उसकी। ओमकार प्रिशा को बहुत ही डीपी किस किए जा रहा था। ये सब देख टीना और वह आदमी आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे। आसपास और भी लोग जमा हो गए थे।
लेकिन ओमकार और प्रिशा को इसकी कोई खबर नहीं थी। ओमकार की हाथ जो प्रिशा को गर्दन से पकड़े हुए था, वो अब प्रिशा की गालों को सहला रहे थे। ओमकार भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब तो प्रिशा भी उसका साथ दे रही थी। प्रिशा का साथ पाकर ओमकार और डीपी उसे किस करने लगा। वो दोनों लगभग आधे घंटे तक किस करते रहे और सभी उन्हें आंखें फाड़े देखते रहे। जब प्रिशा को सांस लेने में दिक्कत हुई तब वो ओमकार की बाहों में छटपटाने लगी। प्रिशा को यूं स्ट्रगल करते देख ओमकार को होश आया कि वह क्या कर रहा है। होश आते ही उसने प्रिशा को झटके से छोड़ दिया, लेकिन प्रिशा बहुत कमजोर थी। ओमकार के ऐसे छोड़ने से वह जमीन पर गिर गई और उसे ये भी समझ आ गया कि वह क्या कर रही थी। लेकिन उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ओमकार यूं उसे फिर से गिरा देगा। उसकी आंखों में अब नमी आ गई थी। फिर से उसे अपनी बेइज्जती याद आने लगी। चैप्टर 10 फोटो। अब आगे। ओमकार को जैसे ही होश आया वो क्या कर रहा है, उसने झटके से प्रिशा को छोड़ दिया। एलोही उसके ऐसा करने से प्रिशा नीचे गिर गई। उसे भी अब तक समझ आ चुका था वह क्या कर रही थी, लेकिन ओमकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह सबके सामने उसे गिरा देगा। प्रिशा नम आंखों से ओमकार को देखने लगती है। वही ओमकार प्रिशा को इग्नोर कर उस आदमी के पास जा थोड़ा झुकते हुए उसे कॉलर से पकड़ते हुए उठाता है। फिर उसकी आंखों में आंखें डाल कहता है, बाजारों होगी प्रिशा पर सिर्फ मेरी है। ओमकार दीवान को ये नहीं पसंद नहीं कि कोई उसकी चीजों को नजरें उठाकर देखे। और तूने तो उसकी उस चीज को छूने की हिम्मत की जो सिर्फ उसका है। प्रिशा का शरीर सिर्फ मेरा है। ओमकार दीवान का समझा तू। ओमकार बहुत ही चिल्लाते हुए ये सब कहता है। वही प्रिशा को अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब प्रिशा के दिल को ओमकार की हर एक बात से चोट पहुंच रही थी। खासकर जब ओमकार ने प्रिशा को उसकी चीज कहा तब प्रिशा को बहुत दर्द हुआ। प्रिशा मन में सोचती है, क्या सच में इस इंसान की नजरों में मैं बस एक चीज हूँ। टीना ने अब तक प्रिशा को संभालते हुए खड़ा कर दिया था। और वह आदमी ओमकार को इतने गुस्से में देख डर के मारे कौंप रहा था और ओमकार लगातार उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। फिर ओमकार उस आदमी को देख अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इसे वहां के जाओ। ये सुन वो आदमी डर जाता है। वह मन ही में अब ओमकार से बचने का रास्ता ढूंढने लगता है। तब तक उसे ओमकार के बॉडीगार्ड उठाकर ले जाने लगते हैं। उस आदमी के जाने के बाद ओमकार प्रिशा की तरफ मुड़ता है। प्रिशा अभी भी नम आंखों से ओमकार को ही देख रही थी। पर प्रिशा की आंसू देख ओमकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। ओमकार आगे आ प्रिशा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। ये देख टीना कुछ कहने को हुई तो प्रिशा ने उसे इशारों में रोक दिया। अब प्रिशा भी देखना चाहती थी ये इंसान आखिर क्या करेगा उसे और बदनाम करने के लिए। सारे लोग बस ये नजारा मुंह बंद किए देख रहे थे। टीना भी चुप खड़ी थी। अब ओमकार प्रिशा को ले जाकर अपनी कार की बैक सीट पर बिठा देता है और खुद भी उसके साथ बैठ जाता है। उन दोनों के बैठते ही निखिल कार स्टार्ट कर देता है। ओमकार बिना प्रिशा को देखे ही उससे कहता है, थोड़ा दूरी बनाकर नहीं बैठ सकती क्या? मुझे तुम्हारा मेरे पास होना पसंद नहीं। ओमकार की ये बात सुन प्रिशा की भौहें तन गई। फिर वह मन में बोली, आखिर ये इंसान चाहता क्या है? अभी जब किस कर रहा था तब क्या मैं इसके पास नहीं थी? एक तो मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, ऊपर से बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सब सोचते हुए प्रिशा मुंह बनाए जा रही थी। वही ओमकार मन में सोच रहा था, इस लड़की को क्या हुआ? मैं इसे ले आया और ये एक बार पूछी भी नहीं कहा जा रहा हूँ मैं इसे लेकर। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। क्या ये और वह कुणाल मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं? मुझे सच जानना होगा। कुछ ही देर में ओमकार का विला आ गया था। विला आते ही ओमकार प्रिशा से बिना कुछ बोले अंदर चला गया। वही प्रिशा सोच में पड़ गई, अब मैं क्या करूं? तभी निखिल प्रिशा के साइड का डोर ओपन करते हुए बोला, मैम आप आज से यही रहेंगी, अंदर चलिए। यही रहेंगी मतलब? निखिल की बात सुन प्रिशा ने झट से पूछा। मतलब सर ने कुणाल सर से बात कर ली है कि आप आज से यही रहेंगी, निखिल शांत स्वर में कहता है। कुणाल का नाम सुन प्रिशा को फिर गुस्सा आ गया। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था। इतना कुछ होने के बाद कुणाल ने फिर से उसकी जिंदगी की डिसीजन ले ली बिना उससे पूछे। प्रिशा ने कोई भी और सवाल किए बिना अंदर जाना ही सही समझा। असल में प्रिशा जानबूझकर आई थी यहाँ ओमकार के साथ, क्योंकि वह ओमकार के साथ रहकर जानना चाहती थी आखिर क्या वजह से ओमकार की नफरत का। ओमकार ने उसका ये काम और आसान कर दिया, उसे अपने घर में अपने साथ रखकर।
वही ओमकार घर में आते ही सीधा थर्ड फ्लोर पर बने कमरे में चला गया। वह कमरा बहुत ही अंधकार था, लेकिन जब ओमकार ने लाइट जलाई तब वहां सिवाय फोटोज के और किसी चीज पर लाइट नहीं पड़ी। ओमकार उन सारी फोटोज को देखते हुए गुस्से से घूरे जा रहा था। उसे आज खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो साइड में रखा एक फ्लावर भास उठाकर बीच में रखी एक बड़ी सी फोटो पर मारते हुए बोला, क्यों क्यों नहीं रख पाया मैं खुद पर कंट्रोल? कैसे मैं उस बाजारू औरत को किस कर सकता हूँ? कैसे मैं कैसे भूल सकता हूँ उसने क्या किया? नहीं, ये मैंने ठीक नहीं किया। अब मैं ऐसा कुछ गलती नहीं करूंगा। उसे उसकी असली औकात ना दिखा दी तो मेरा नाम भी ओमकार दीवान नहीं। ओमकार सामने रखी फोटो को देख उस पर जोर से साइड में रखी हुई फ्लावर भास दे मारा। एल फिर पागलों की तरह चीखते हुए बोला, अब तुम देखती जाओ प्रिशा क्या क्या करता हूं मैं तुम्हारे साथ। चैप्टर 11 धोखा। वही सामने जो फोटो थी उसकी कांच टूट टूट कर बिखर गया पूरे फर्श पर। ओमकार उस टूटे कांचों को देख सामने जो प्रिशा की बड़ी सी तस्वीर थी उसे देख पागलों की तरह हंसने लगा। फिर नीचे से कुछ कांच उठाकर प्रिशा की तस्वीर के सामने दिखाते हुए बोला, ठीक इसी कांच के तरह तुम्हारे दिल के भी 100 टुकड़े होगा। इतने टुकड़े होंगे कि तुम गिन भी नहीं पाओगी। एल नरक बना देंगे तुम्हारी जिंदगी को। तुमने जिस कुणाल के साथ मिलकर ये सब किया उसकी भी जिंदगी अब मैं बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा दूंगा। ये सब कहते वक्त ओमकार की आंखें आग उगल रही थी और आवाज बहुत ही खतरनाक लग रही थी। तभी ओमकार की नजर साइड में गई जहां एक लड़का और एक लड़की की शादी की फोटो थी। लड़का बहुत ही क्यूट इनोसेंट लग रहा था दिखने में। उसके वो हल्की नीली आंखें चमक रहा था। वही उसके बगल में खड़ी लड़की और कोई नहीं प्रिशा थी। एल प्रिशा के चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत दिख रही थी। वह दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। ओमकार चारों ओर नजर दोहराता है। जहां उस लड़के की और प्रिशा की बहुत सी तस्वीर थी। एल किसी में दोनों हंस रहे थे तो किसी में दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। ओमकार की गहरी आंखें अब और गहरी होती जा रही थी। तभी ओमकार के सामने एक पल घूम गया जहां वो तस्वीर वाला लड़का दूल्हे की कपड़े पहने हुए ही एक फैक्ट्री के अंदर आग में फंसा हुआ था और सामने की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। ओमकार आंखें बंद किए चुपचाप खड़ा था। देखते ही देखते ओमकार के आंखों के सामने पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई। ये याद आते ही ओमकार ने अपनी आंखें खोल दी। अब ओमकार की आंखों में कतरा भर इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे। उसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। ओमकार एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रिशा और उस लड़के की तस्वीर के सामने जा उस लड़के की फोटो में उसके चेहरे को छूते हुए बोला, बहुत गलत किया प्रिशा, तुमने बहुत गलत। एक लड़के की मासूमियत का फायदा उठाया तुमने, उससे उसकी जिंदगी छीन ली तुमने। इस मासूम से उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर तुमने उसकी दिल से खेला, उसकी दिल में उतरकर उसी के दिल में खंजर घोंप दिया। क्या गलती थी बेचारे की यही कि उसने तुमसे प्यार किया और तुमने बस अपना ईगो को सेटिस्फाइड किया। तुम्हारा इससे भी मन नहीं भरा, तुमने तो उसकी जान तक ले ली। इतना कहने के बाद ओमकार प्रिशा की फोटो को घूरते हुए बोला, बहुत खेल खेल ली तुमने इस मासूम शकल के पीछे। अब बस देखती जाओ तुम्हारी क्या हाल होता है। तुम अब अपना दिन गिनो, तुम्हें जिंदा रखकर तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। मैं हर एक चीज का बदला लूंगा तुमसे, एक बेकसूर से उसकी जिंदगी छीनने की भी, तुम्हारी हर धोखे की भी। और इतना कहते हुए ओमकार रुक गया और आगे कुछ भी कहे बिना उस रूम से निकल गया। वही प्रिशा पूरे घर को देख रही थी। ओ घूमते घूमते ऊपर आ गई थी। एल्लू से अब कैसे भी करके ओमकार की नफरत की वजह जाननी थी, इसलिए वो ओमकार को ढूंढ रही थी। उसे ओमकार से पूछना था कि उसे क्यों यहाँ लाया गया है। उसे एक बात की तो जरा भी चिंता नहीं थी कि ओमकार उसके साथ कुछ करेगा, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता चल गई थी कि ओमकार उसे हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन मॉल की ओ किस क्या था, उसे याद कर एक बार फिर प्रिशा की सांसें अटक गई। एल उसे फिर ओमकार की नजदीकी से होने वाली सुकून याद आने लगी। एल ये सब सोचते हुए प्रिशा पागल हो रही थी। तभी प्रिशा ने सोचा पहले फ्रेश हो जाती हूँ थोड़ा, इससे मन और दिमाग भी थोड़ा शांत हो जाएगा। एल ये सोचते हुए वह साइड में ही एक रूम में चली गई, ये जाने बिना कि ये किसकी रूम है। वह बाथरूम जाकर मुंह धो रही थी कि पानी से उसकी ड्रेस खराब हो गई। अब ये देख प्रिशा ने खुद से ही कहा, इसके घर के चीज भी इसी के जैसे हैं, ये भी परेशान कर रही है, पर अब मैं क्या करूं।
कुछ तो करना होगा ना, वरना ऐसे तो नहीं रह सकती मैं भीगे कपड़ों में। ये सोच प्रिशा ने साइड में नजर दोहराई तो उसे एक बाथरोब मिली। उसने ज्यादा सोचे बिना ही अपनी ड्रेस खोल उस बाथरोब को पहन ली और सोचा इसको सूखा कर फिर पहन लगी। ये सब सोच प्रिशा बाथरोब पहने ही बाहर आ गई। तभी ओमकार भी उस रूम में आया। ये रूम ओमकार की ही थी। ओमकार जो कि पहले से ही गुस्से में था, प्रिशा को अपने कमरे में देख और गुस्सा हो गया। वो प्रिशा की और अपनी कदम बढ़ाने लगा। वही प्रिशा की नजर जब ओमकार पर गई, ओमकार की गुस्से भरी आंखें देख डर गई और ओमकार को अपनी तरफ आते देख अपना कदम पीछे लेने लगी। वही ओमकार जो अब तक ये देख गुस्सा था कि प्रिशा उसकी कमरे में है, तभी उसकी नजर अब प्रिशा की पहनी हुई बाथरोब पर गई। ये देख ओमकार का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कोई उसके चीजों को हाथ भी लगाए, और ये लड़की उसी की बाथरोब पहने हुए उसी की कमरे में खड़ी थी। ओमकार गुस्से से प्रिशा की ओर कदम बढ़ाते हुए डांट पीस कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आके मेरे चीजों को हाथ लगाने की? ये कहते हुए ओमकार प्रिशा को ठंडी आंखों से घूर रहा था और उसके करीब भी आ गया था। वही प्रिशा समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने कौन सी चीजों को हाथ लगाया है। प्रिशा सोच ही रही थी कि ओमकार बेहद गुस्से में उसे घूरते हुए उसके करीब आ एक झटके से प्रिशा की शरीर से बाथरोब को खींचकर अलग कर दिया। चैप्टर 12 ओमकार की गुस्सा। ओमकार गुस्से में प्रिशा के पास आ एक झटके से प्रिशा की शरीर से बाथरोब को अलग कर देता है। ओमकार के ऐसा करते ही प्रिशा पूरी डर जाती है। वो वहीं घुटनों के बल बैठ खुद को छुपाने की कोशिश करती है। इस वक्त उसके शरीर पर सिर्फ अंडरवियर भी बस। ओमकार ने जब गुस्से से दोबारा प्रिशा को घूरा तब उसे भी एहसास हो गया कि उसने अभी अभी क्या किया। प्रिशा की गोरा शरीर लगभग पूरी ही दिख रही थी। डर के मारे प्रिशा वही बैठ कौंप रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। ओमकार को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसका इरादा प्रिशा की शरीर को देखने का बिल्कुल भी नहीं था और नजरें चुराते हुए प्रिशा के ऊपर बाथरोब को फेंक कहता है, जल्दी से इसे पहनो और निकलो मेरे कमरे से। इतना कहकर वह वॉशरूम में चला गया। वही प्रिशा सिकुड़ कर अभी भी वही बैठी थी। उसके आंखों से आंसू पानी की तरह बह रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी आखिर ऐसी भी क्या गलती की थी उसने कि ओमकार उसे इस तरह बार बार चोट पहुंचा रहा था। क्या सच में उसकी कोई इज्जत नहीं थी ओमकार की नजरों में? कुछ देर खुद को यूं समझाते हुए प्रिशा कैप्ते हाथों से बाथरोब को दोबारा पहन लेती है और अपने आप को संभाल कर वहां से निकल जाती है। पर बाहर आकर कहा जाए उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो बाथरोब पहने थी, ऐसे में किसी के सामने तो नहीं जा सकती थी ना। वही ओमकार जैसे ही बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगता है उसके सामने प्रिशा का चेहरा आ जाता है। प्रिशा की खुली बदन, उसकी गुलाबी होंठ और वह मॉल वाली किस भी। ये सब सोचते हुए ओमकार की बॉडी में हलचल होने लगती है। पर वह सब ख्यालों को झटकते हुए फ्रेश हो जाता है। बाहर आते हुए ओमकार अपनी नजरों को चारों ओर घुमाता है पर उसे कोई नहीं दिखता। ये देख वह एक राहत की सांस लेता है। फिर नीचे हॉल में चला जाता है। हॉल में प्रिशा खुद को अपने हाथों से ठीक से कवर किए हुए बैठी थी। उसे देख लग रहा था जैसे उसे डर था कि अगर ओमकार फिर से उसका बाथरोब खोल दिया तो वही ओमकार नीचे आते हुए एक नजर प्रिशा को देख अपने पूरे घर में नजर दोहराता है जहां मेल सर्वेंट्स प्रिशा को घूर घूर कर देख रहे थे। ये देख ओमकार गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोला, तुम लोग आज से यहाँ काम नहीं करोगे। फिर फीमेल सर्वेंट को देख कहता है, तुम लोग सिर्फ मेरे लिए खाना बनाओगी और इसे, प्रिशा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये अपना खाना खुद बना लेगी। इसे जो भी चाहिए इसे खुद ही लेने देना। अगर किसी ने इसकी हेल्प की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सारे नौकर सर झुकाकर हाँ बोल वहां से चले जाते और प्रिशा बस लाचारों सी शकल बनाए ओमकार को देखती रहती है। ओमकार प्रिशा को देखे बिना ही वहां से चला जाता है। वही प्रिशा उसे जाते देख मुंह लटकाए खुद से कहती है, कितना अजीब इंसान है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। पर मुझे तो भूख लगी है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है और मुझे तो बनाना भी नहीं आता। यही सब सोचते हुए प्रिशा किचन में जाती है। उसे वहां दूध के सिवाय कुछ नहीं दिखता। दूध देख प्रिशा मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या करूं मैं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरे फोन पर भी चार्ज नहीं कि मैं कुछ बना लूं वीडियो देख। यही सब कहते हुए प्रिशा दूध को ही गर्म कर पीने लगी, लेकिन एक दो घूंट पीते ही उसने सब उगल दिया। उससे और नहीं पिया जा रहा था।
अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसे शायद आज भी भूखा ही रहना होगा। ये सोच प्रिशा बाहर आ गई और एक कमरे में जा चुपचाप लेट गई। नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी भूखे पेट, लेकिन न जाने क्यों उसकी होंठों पर एक स्माइल थी, ओमकार की उस किस को याद करके। प्रिशा को खुद हैरानी हो रही थी, इतना कुछ किया उस इंसान ने, फिर भी वह कैसे उस पर भरोसा कर रही थी। क्यों उसे एक सुकून मिल रही थी इस घर में? क्यों वो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ चली आई थी उसके साथ? ये सारे चीजों को सोचते हुए प्रिशा सो गई, लेकिन ओमकार की आंखों में नींद का कतरा भी नहीं था। उसे अभी भी प्रिशा की होंठों का स्वाद अपने होंठों पर महसूस हो रहा था। प्रिशा की एहसास उसे सोने नहीं दे रही थी। ओमकार सब सोचते हुए आंखें बंद कर लेता है तो उसके सामने प्रिशा की मासूम चेहरा आ जाता है, जिसे याद कर वह झट से अपनी आंखें खोल लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों उसे प्रिशा के लिए ये सब फील हो रहा था। प्रिशा तो एक धोखेबाज लड़की थी। आज प्रिशा की ही वजह से ओमकार ने बहुत कुछ खोया था। नहीं, ओमकार नहीं तो उसे यूं अपनी दिमाग पर हावी होने नहीं दे सकता। वो एक ऐसा नशा है जो तुझे भी उसी आग में जला देगा जिस आग में बरसों पहले ओमकार ये सब खुद को ही समझाते हुए कहने लगा। अगली सुबह प्रिशा चुपके से ओमकार के रूम से कपड़े ले आई। ओमकार शायद ऑफिस जा चुका था। प्रिशा कपड़े पहने वहां से निकल गई। कुछ ही देर में वह घर पहुंच जाती है। उसे देखते ही टीना उसके गले लग गई। प्रिशा ने कुछ देर टीना को कुछ समझाया और वहां से निकल गई। साथ में अपने कुछ कपड़े भी ले ली उसने। कुछ देर में प्रिशा की कार मेहरा ग्रुप की सामने थी। खुद को अपने कंपनी जाने के लिए पूरा तैयार कराई थी। प्रिशा जब कंपनी में आई सारे एम्प्लॉय उसे अजीब नजरों से घूरने लगे, पर प्रिशा ने सबको इग्नोर कर सीधा सीईओ की कैबिन में चली गई। वही कुणाल ने जैसे ही प्रिशा को देखा उसकी आंखों में चमक आ गई। प्रिशा को देखते हुए कुणाल चेयर से उठ खड़ा हुआ और सीधा उसके पास आ उसे गले लगाने को हुआ तो प्रिशा ने उसे दूर धक्का दे दिया। ऐसा होते ही कुणाल ने गुस्से से प्रिशा को देख घूरते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया। प्रिशा भी उसे उसी की तरह गुस्से से घूरते हुए बोली, अभी शुक्र मनाओ सिर्फ यहाँ धक्का दिया, ऑफिस से निकाल नहीं दिया। दोनों बेहेस कर ही रहे थे कि ओमकार को गुस्से से आते हुए कुणाल ने ग्लास विंडो से देख लिया। फिर उसने प्रिशा को झटके से पकड़ते हुए ऐसा सीन क्रिएट किया जैसे सामने वाले को लगे कि कुणाल उससे किस कर रहा था, और ओमकार को लगा भी यही। उसने जैसे ही केबिन का नजारा देखा गुस्से से उसकी नसें तन गई। उसने एक झटके से प्रिशा को कुणाल से दूर किया और फिर कुणाल को घूरते हुए उसे केबिन से बाहर निकाल दिया। वहीं प्रिशा समझ नहीं पाई क्या हुआ, पर ओमकार को गुस्से में देख वह सहम गई। लेकिन अगले ही पल ओमकार ने जो किया उससे प्रिशा की आंखें एक बार फिर नम हो गई। चैप्टर 13 बैटमेजी। ओमकार कुणाल को केबिन से निकाल देता है और फिर प्रिशा की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगता है। ओमकार को अपनी और गुस्से से आते देख प्रिशा डरते हुए अपना कदम पीछे लेने लगती है। ऐसा करते करते प्रिशा टेबल से टकरा जाती है। अब उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सामने ओमकार, पीछे टेबल। ओमकार एकदम प्रिशा के सामने आ गुस्से से उसे देख डांट पीसते हुए बोलता है, मैंने सही सोचा था तुम्हारे बारे में, अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं है योगी, तुम बहुत गर्मी है ना तुम्हारे शरीर में। इतना कहते हुए ओमकार एक झटके से प्रिशा की शर्ट को सामने से पकड़ खींच लेता है। ओमकार के ऐसा करते ही प्रिशा की शर्ट की सारे बटन टूट जाते हैं। अब प्रिशा की सुंदर परफेक्ट फिगर ओमकार के सामने थी, पर इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वही प्रिशा अपने हाथों से शर्ट को पकड़ खुद को ढकने लगी। उसे समझ नहीं आ रही थी ओमकार ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जितना उसे पता था ओमकार को उसकी शरीर से कोई लेना देना नहीं था। प्रिशा ओमकार को देख रही थी, उसके आंखों में डर साफ दिख रही थी, पर उसे डरते देख ओमकार के चेहरे पर मुस्कान थी। ओमकार प्रिशा के और करीब आ प्रिशा के दोनों हाथों को उसके सीने से हटाकर प्रिशा की पीठ से लगाते हुए अपने एक हाथ में ले लेता है। ऐसा होते ही प्रिशा की आंखें बड़ी हो जाती है। वह छटपटाते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर दीवान, आप शह है। ओमकार प्रिशा की नर्म होंठों को छूते हुए उसे चुप करा देता है। प्रिशा अभी भी उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख ओमकार उसकी हाथों पर अपनी पकड़ टाइट कर देता है। आह! ऐसा होते ही प्रिशा की मुंह से दर्द भरी आवाज निकलती है।
वही ओमकार अब प्रिशा के चेहरे को उंगलियों से छूते हुए धीरे धीरे नीचे उतरता है और प्रिशा के शर्ट को उसकी दोनों तरफ के कंधे से नीचे कर देता है। उसके ऐसा करते ही प्रिशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे पता था अब वह शायद इस जल्लाद से बच नहीं सकती। प्रिशा ने आंखें बहुत कसकर भिज रखी थी, जिसे देख ओमकार को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन में सोचता है, मेरे करीब आने से इसे प्रॉब्लम है, पर उस कुणाल को प्यार से किस कर रही थी। ओमकार का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ गया था। कुणाल और प्रिशा की किस याद आते ही ओमकार गुस्से में प्रिशा की कंधे को रफली किस करने लगता है और अपने दांतों से काटने भी लगता है। वही इस दर्द को बर्दाश्त करते हुए प्रिशा की मुंह से तो आवाज नहीं निकल रही थी, पर आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ओमकार प्रिशा को बहुत ही बेरहमी से काट रहा था। उसे कुछ होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। तभी प्रिशा की आंसू जब उसे महसूस हुआ, उसने झटके से उसे छोड़ दिया। प्रिशा की कंधे लाल हो चुकी थी, जिससे थोड़ा खून भी निकल रहा था। ओमकार अब भी प्रिशा को घूर रहा था, पर प्रिशा अभी भी आंखें बंद किए रो रही थी। कुछ देर यूं ही प्रिशा को देखने के बाद ओमकार आगे आकर प्रिशा को अपना कोट पहनाता है और अपने बाहों में लिए बाहर निकल जाता है। सारे ऑफिस स्टाफ कुछ और ही समझ रहे थे। दोनों को ऐसे देख कुणाल भी उन्हीं की तरह सोच रहा था और गुस्से से ओमकार को घूर रहा था। कुणाल की चेहरे पर गुस्सा देख ओमकार को बहुत तसल्ली मिल रही थी। कुछ ही देर में प्रिशा और ओमकार कार में बैठे थे। प्रिशा अभी भी आंखें बंद कर चुपचाप बैठी थी। उसके मन में अब डर पैदा हो गया था। अब तो उसे ओमकार के साथ रहने से भी डर लग रहा था, लेकिन वो जानती थी उसके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिससे वो ओमकार को मात दे सके। लेकिन प्रिशा की चुप्पी ओमकार को बहुत बेचैन कर रहा था, पर वह चाहकर भी पूछ नहीं सकता था। कुछ ही देर में घर भी आ गया। ओमकार गुस्से से कार से निकलकर अंदर चला गया और प्रिशा उसकी जैकेट से अच्छे से खुद को कवर कर उसके पीछे चली गई। ओमकार के कमरे में ओमकार शीशे में खुद को देखते हुए कह रहा था, क्यों मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे उसके पास नहीं जाना है। मैं क्यों उसे छूकर खुद को ही गंदा करता फिरता हूँ। वही प्रिशा ओमकार की जैकेट को अपने सामने ला उससे ओमकार की स्मेल को सूंघते हुए कहती है, ना जाने क्या है तुम में ओमकार दीवान, जो मुझे तुम्हारे खुशबू से सुकून महसूस होता है। क्या चीज हो तुम, ये तो मैं पता करके रहूंगी। बस कल का इंतजार है मुझे, उसके बाद तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ने वाली है। ये कहते हुए प्रिशा मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद जब ओमकार नीचे आया, प्रिशा भी उसी टाइम हॉल में आई। प्रिशा ओमकार को देख उसे इग्नोर कर किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन वह कुछ कदम चली ही थी कि चक्कर खाकर गिर गई। उसे गिरते देख ओमकार भी जल्दी उसके पास पहुंच गया और उसे संभालते हुए गोद में उठाए सोफे पर लेटा दिया। फिर डॉक्टर को कॉल कर देता है। डॉक्टर आने के बाद प्रिशा का चेकअप करती है, फिर ओमकार को देख कुछ ऐसा कहती है कि ओमकार हैरान रह जाता है। चैप्टर 14 टू पापा बनने वाला है। डॉक्टर प्रिशा को चेक कर खुश होते हुए बोला, कांग्रेट्स यार, तू पापा बनने वाला है। ये सुनते ही ओमकार की चेहरे की हवाइयां उड़ गई और वह चिल्लाते हुए बोला, जीत तो ये क्या बकवास कर रहा है, मैं कैसे पापा बनूंगा। ये डॉक्टर जीत ओमकार की बेस्ट फ्रेंड था। वह ओमकार की चेहरे के उड़े रंग देख अब जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, रिलैक्स में मजाक कर रहा था। प्रिशा को सिर्फ थोड़ी वीकनेस है, शायद इसने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं। मैंने नींद की इंजेक्शन दी है, अभी थोड़ी देर रेस्ट करने दे। जीत की बातें सुन ओमकार उसे घूरते हुए कहता है, दोबारा ऐसा बहियात मजाक मत करना वरना क्या ओम, क्यों तू खुद को इस आग में जला रहा है, क्यों नहीं माफ कर देता प्रिशा को। जीत ओमकार को देख सीरियस होकर पूछता है, लगता है तू भूल गया क्या हुआ था 4 साल पहले, क्या बीती थी हम सब पर, क्या गुजरा था मेरे परिवार पे। ओमकार जीत को घूरते हुए कहता है, कुछ नहीं भूला मैं, पर मैं चाहता हूं तू भूल जा प्रिशा को। जीत ओमकार को समझाते हुए बोलता है। ये सुन ओमकार डांट पीसते हुए कहता है, मुझे वह याद भी नहीं है। सॉरी, मेरा मतलब है तू उससे बदला लेना छोड़ दे और एक खुशहाल जिंदगी जी, वरना ऐसा ना हो तेरे परिवार ओमकार दीवान को भी खो दे 4 साल पहले जैसे। जीत कह ही रहा था तभी ओमकार उसके कंधे को पकड़े हुए आंखें दिखाते हुए कहता है, नहीं ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं। जीत भी हाँ में सर हिला देता है और मन में कहता है, पता नहीं क्यों पर मुझे प्रिशा पर आज भी उतना ही यकीन है जैसे पहले था।
फिर एक लंबी सांसें छोड़ कहता है, तो ये सब छोड़ दे और प्रिशा को भी उसके घर जाने दे। नहीं जाने दूंगा, बहुत हिसाब लेना है मुझे उससे, और फर्क भी क्या पड़ता है, वो यहाँ रहे या कुणाल के पास कहलाएगी तो वह रखेल ही। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुणाल की नहीं, ओमकार दीवान की। जीत को समझ आ गया कि कुछ कहकर कोई फायदा नहीं, वो अब आगे और कुछ कहे बिना चला गया। उसके जाने के बाद ओमकार एक मेड को बुलाकर पूछता है, प्रिशा 2 दिन क्या खाई थी? सर मैंने उन्हें सिर्फ एक ग्लास दूध पीते देखा था और वो भी पीते ही उल्टी कर दी उन्होंने, मेड अपना सर झुकाए कहती है। ये सुन ओमकार को बहुत गुस्सा आता है पर वह खुद को कंट्रोल कर मेड को जाने बोलता है। फिर सोफे पर लेती प्रिशा को देख उसे गोद में उठा एक रूम में ले जाता है। वो प्रिशा को सुला जाने ही वाला था कि प्रिशा उसकी शर्ट को पकड़ लेती है। प्रिशा अभी भी नींद में थी। ओमकार प्रिशा की हाथों को घूरते हुए उसकी चेहरे को घूरने लगा। तभी उसकी नजर प्रिशा की होंठों पर गई। उसे कल की मॉल वाली किस फिर से याद आ गई। उसका मन फिर से उस सॉफ्ट होंठों को छूने का हो रहा था, पर दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। कुछ देर की दिल दिमाग की जंग में दिल जीत गया और ओमकार वही प्रिशा के पास बैठकर उसके सर को अपने गोद में ले धीरे धीरे उसकी होंठों की तरफ बढ़ने लगा। प्रिशा की आधी शरीर ओमकार की गोद में ही थी। ओमकार की होंठ अब प्रिशा की होंठ को बहुत ही सॉफ्टली छू रहे थे। ओमकार से अब और रहा नहीं गया तो वह प्रिशा को पेशेनेटली किस करने लगा। प्रिशा नींद में कसमसा रही थी क्योंकि उसकी सांसें उखड़ रही थी, पर इंजेक्शन की वजह से वह अभी भी बेहोश थी। ओमकार की हाथ प्रिशा की कमर को बहुत ही टाइटली पकड़े हुए थे, जैसे वो कहीं भागी जा रही है। ओमकार किस कर ही रहा था कि उसे कुणाल का प्रिशा को किस करना याद आ गया। ये याद आते ही उसने प्रिशा को छोड़ दिया। उसकी आंखों में फिर से प्रिशा के लिए घिन दिख रही थी। तभी उसने प्रिशा को बेड पर सुलाकर उसकी कंधे को थोड़ा जोर से प्रेस किया। कंधे पर जोर लगते ही प्रिशा की चेहरे पर दर्द उभर आई। ओमकार जो प्रिशा की हर एक एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था, प्रिशा के चेहरे की दर्द की लकीरें देख प्रिशा के टी शर्ट को कंधे से थोड़ा नीचे किया। ऐसा करते ही ओमकार को प्रिशा की कंधे पर अपने ही बनाए हुए दांतों की निशान दिखा। ये देखते हुए ओमकार को अब गुस्सा आया कि क्यों वह इस लड़की को छू रहा है। ये एक बाजारू लड़की है जो अपने पति के होते हुए भी कुणाल के साथ मिलकर उसकी जान ले ली, और अब वही कुणाल उसे किसी और की बिस्तर पर भेज दिया। वो प्रिशा को ये एहसास दिलाना चाहता था जिसके वजह से उसने अपने पति को धोखा दिया वही उसे दूसरों के बेड पर भेजता है। वो उसे सबके सामने जलील करना चाहता था। जैसे प्रिशा ने प्यार का मजाक उड़ाया था, वो प्रिशा का मजाक उड़ाना चाहता था। उसे तो अब ये सोच प्रिशा से और घिन आ रही थी, ना जाने कुणाल ने उसे कितनों के बेड पर भेजा था एक डील के लिए। ओमकार अपनी सोच में ही गुम था कि प्रिशा की आंख खुल गई। आंखें खोलते ही उसके सामने ओमकार का चेहरा था, जिसे देख वह डरते हुए ओमकार को अपने हाथों से पीछे धकेल दी। वही ओमकार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, वो सीधा नीचे फर्श पर गिर गया। प्रिशा ओमकार को धकेलते ही खुद को देखती है। अपने कंधे की टी शर्ट नीचे देख प्रिशा डरते हुए टी शर्ट ठीक कर बेड के कोने में खुद को खुद में समेटे कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेहोशी की फायदा उठाने की? चैप्टर 15 धुंधली यादें। नीचे गिरते ही ओमकार की आंखें सिकुड़ गई और वो प्रिशा को घूर कर देखने लगा। ओमकार को बहुत गुस्सा आ रहा था प्रिशा पर। ओमकार की गुस्से को आग प्रिशा की बातों ने दे दी। ओमकार फर्श से उठा और सीधा जाकर प्रिशा का गला पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नीचे गिराओगी? और क्या कहती थी तुम्हारे पास आने की हिम्मत कैसे की? ठीक वैसे की जैसे तुम हर किसी की बिस्तर पर जाती हो, जैसे कुणाल की बाहों में जाती हो। प्रिशा लगातार ओमकार से छूटने की कोशिश कर रही थी, उसकी सांसें अब अटक रही थी। तभी ओमकार ने एक झटके से उसका गला छोड़ उसे एक थप्पड़ लगा दिया। प्रिशा का गोरा गाल तुरंत ही लाल हो गया। ओमकार के उंगलियों की निशान भी बन गया उसके गालों पर। प्रिशा रोते हुए ओमकार को देख बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया ओमकार दीवान, अब देखो तुम में क्या करती हो। धमकी दे रही हो तुम जैसी बाजारू लड़की के मुंह से ये शोभा नहीं देती। ओमकार फिर से प्रिशा की इंसल्ट करते हुए कहता है। अपने लिए फिर से बाजारू सुन, प्रिशा उसे घूरते हुए कहती है, अब देखो ये बाजारू लड़की क्या करेगी। ठीक है कर लो जो कर सकती हो, मैं भी तो देखूं कितनी नीचे गिरोगी तुम। ओमकार ये बोल कमरे से चला गया।
प्रिशा चुपचाप बैठ रोने लगी। वही ओमकार अपने कमरे में जा प्रिशा का उससे यूं दूर जाना याद कर गुस्से से सिगरेट पीने लगा। अगली सुबह ओमकार को बहुत आवाजें सुनाई दे रही थी, तभी वह आवाजें सुन उठकर बाहर गया। बाहर आते ही वहां का नजारा देख उसकी आंखें छोटी हो गई। बाहर बहुत सी मीडिया वाले थे और प्रिशा उन सब के बीच थी। तभी एक मीडिया वाले ओमकार को देख चिल्लाते हुए बोले, वो रहे मिस्टर दीवान। ये सुन सब उस तरफ देखने लगे और प्रिशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो पलटते हुए ओमकार को देख उसके पास आ गई। ओमकार उसे अपने पास देख बोहे सिकुड़ता हुए उसे देखने लगा। वही प्रिशा एक स्माइल के साथ ओमकार का हाथ पकड़ मीडिया की तरफ देख बोली, मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। प्रिशा की बातें सुन ओमकार कंफ्यूज सा उसे देखने लगा। तो प्रिशा उसे देख एक आंख मारते हुए मीडिया वालों से बोली, मैं ओमकार दीवान की रखेल नहीं हूँ बल्कि मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ। ये सुन मीडिया के साथ साथ ओमकार भी हैरान रह गया और आंखें फाड़े प्रिशा को देखने लगा। उसे ये नहीं लगा था कि प्रिशा ऐसा कुछ करेगी। मीडिया के लोगों में तो हलचल मच गई ये न्यूज़ पाकर। सब लगातार ओमकार और प्रिशा की फोटो ले रहे थे और सवाल किए जा रहे थे, जिसकी जवाब में प्रिशा बड़े सफाई से झूठ बोले जा रही थी और प्रिशा की झूठ सुन ओमकार की खून खोल रहा था, पर वह कुछ कह नहीं पा रहा था मीडिया वालों के वजह से। कुछ देर बाद जब मीडिया चली गई तब प्रिशा ओमकार को देख एक जीत भरी स्माइल के साथ बोली, कैसा लगा मेरा दाव? बहुत बकबस, अब तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ेगी प्रिशा। ये बोल ओमकार प्रिशा की हाथों को पकड़ गुस्से से उसे खींचते हुए एक रूम में ले गया। इस रूम में बहुत अंधेरा था। जब ओमकार ने लाइट जलाई तब प्रिशा चारों तरफ देखने लगी। ये वही रूम था जिसमें प्रिशा की फोटो थी। अपनी इतनी सारी फोटो देख प्रिशा हैरानी से उस फोटोज को देखने लगी। ये सारी फोटोज तो उसके पास भी नहीं थे। तभी उसकी नज़र साइड वॉल में पड़ी जहां उसके साथ एक सुंदर लड़के की भी फोटो थी। उस लड़के को देखते ही प्रिशा का सर चकरा गया। उसे धुंधली धुंधली याद आने लगी। तभी उसे शादी की फोटो भी दिखी। ये देखते ही प्रिशा की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। वो ओमकार को देखने लगी तो ओमकार उसे देख सरकास्टिक स्माइल के साथ गुस्से से बोला, एक शादी कर उसे छोड़, अपने बॉयफ्रेंड के साथ अयासी कर मन नहीं भरा जो अब दूसरी शादी करना चाहती हो। ओमकार की बातें सुन प्रिशा उस पर उल्टा भड़कते हुए बोली, ये क्या बकबस है सब? ये लड़का कौन है और मेरी शादी कब हुई? प्रिशा की ये बातें सुन ओमकार गुस्से से उसकी चीन को पकड़ प्रेस करते हुए बोला, वह तो अब ये नई झूठ कि तुमने शादी ही नहीं की थी, तो फिर ये सब क्या है? हाँ, ओमकार चिल्लाकर उसे साइड में सारी फोटोज दिखाता है। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, मैं नहीं जानती इस लड़के को, प्रिशा भी चिल्लाते हुए बोली। ये सुन ओमकार उसे धकेलते हुए बोला, तुम सच में घटिया से भी घटिया लड़की हो, एक बाजारू औरत हो जो अपने पति को मारकर अपने अयाशी में बिजी हो और तुम्हें तो इसका कोई गम भी नहीं है, और तुम तो अपने पति को पहचानने में भी इनकार कर रही हो। प्रिशा भी ओमकार को पीछे धकेलते हुए बोली, मैंने कहा ना मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। अच्छा तो तुम नहीं मानने वाली, ठीक है, अब जो मैं करूंगा उससे तुम्हें सब अपने आप याद आ जाएगा। ओमकार प्रिशा को एक झटके से नीचे गिरा देता है और सारे तस्वीर में आग लगा देता है। आग देखते ही प्रिशा को फिर से धुंधली तस्वीरें दिखने लगी और वह पैनिक होने लगी। तभी ओमकार प्रिशा को उस आग के पास ला उसे आग के करीब करते हुए बोला, याद आया कुछ क्या? तुम्हें भी ऊपर जाना है इस आग में जलकर। चैप्टर आपको स्टोरी कैसी लगी का